पहले एमसीक्यू करते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन जो अपन ने पढ़े वही है, तो मैं आपको सिर्फ गो थ्रू करवाऊंगा, एमसीक्यू को उल्टा टाइम देते हैं, ठीक है। चलो, अरे दरवाजा बंद कर देना। चलिए, अच्छा ऑनलाइन वाला जिनके पास एमसीक्यू की फाइल है, आपने डाउनलोड किया हुआ है, तो उसको ओपन करिए, बिट क्वेश्चन की फाइल, ठीक है। चलो, क्या चालू है तेरा? चलो, क्या गली गली में, गली गली में खड्डे, राज सर का बर्थडे है। चलो, सही था, लेट्स गो। चलो आइए, टोटल मेरे ख्याल से यहाँ पे एमसीक्यूज दिए हुए आपको ओएम के अंदर में ऑलमोस्ट 127, ठीक है। कितने मिनट में कंप्लीट करना है? खत्म, चलो आज एसएम। चलो, मतलब तुमको मैं इंसान लग रहा है, नहीं लग रहा? 10 मिनट में मैं रीड भी नहीं कर पाऊंगा। चलो, नहीं नहीं, देखो कुछ एमसीक्यूज है, मैंने कुछ एमसीक्यूज को सर्कल मार्क किया हुआ है, 127 में से लगभग 10 एमसीक्यूज है जहां कंफ्यूजन होगा या जो अपन ने कवर नहीं किए हुए हैं स्पेसिफिकली, तो वो आपने भी बाद में मार्क करना है, ठीक है। चलिए लेट्स गो, पहला वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो, पहला वाला, आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट विच वन इज समटाइम्स कॉल्ड एज अजाइल मैन्युफैक्चरिंग। अजाइल का जो मतलब होता है, उसका मतलब ही है फ्लेक्सिबिलिटी। अजाइल का मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी, इफ समवन इज अजाइल मतलब वो फ्लेक्सिबल है, एडजस्टेबल है अपन बोल सकते हैं, तो इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी डायरेक्ट आंसर है। आउट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग विच वन इज लेस कंट्रोलेबल वन। ध्यान दीजिए, कॉमन सेंस है। पहला, मशीन ब्रेकडाउन। दूसरा, अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, कितना लेबर डालना आपके कंट्रोल में है क्या? हाँ। फैसिलिटीज इंस्टॉल्ड, कितने इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए, मशीन्स आपके हाथ में है क्या? यस। कितने शिफ्ट्स में लोगों को काम करवाना है, ये भी अपने हाथ में। अपने हाथ में क्या नहीं है? मशीन का खराब होना, वो भी कुछ हद तक कंट्रोलेबल है, जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराइए, बट उससे भी पूरा प्रिवेंट नहीं होता, स्टिल ब्रेकडाउन हैपेंस। नंबर 3, which of the following stages of product life cycle does attribute beginning of substantial increase in sales on profit? पहले इंट्रोडक्शन है, प्रॉफिट नहीं होगा, फिर ग्रोथ में सब्सटेंशियली बढ़ेगा, मैच्योरिटी में धीरे धीरे कम होते जाएगा, डिक्लाइन में पूरा कम होते जाएगा। सो ग्रोथ, विच इज नॉट एन इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। मैन आवर आउटपुट, आउटपुट कितना है अपॉन मैन आवर्स है, पड़ा हुआ है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, पड़ा हुआ है क्या? फाइनेंशियल में पड़ा हुआ है क्या? सिर्फ टीक्यूएम, इसका संबंध कुछ भी नहीं है। टीक्यूएम वाज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी चैप्टर, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। चलो आगे, नंबर 5 ध्यान से पढ़ना। अच्छा, नंबर 5 ध्यान से नहीं पढ़ना, उसको सर्कल मार्क किया हुआ है, सीपीएम पार्ट का है वो, ठीक है। चलिए आइए, नंबर 6, अपन सीपीएम पार्ट जब करेंगे ना कल, मुझे सिर्फ याद दिलाना, ये जो 2-3 एमसीक्यूज मार्क किए हुए, 3 ही है शायद सीपीएम पार्ट के, उनको अपन तब डिस्कस करेंगे। रिलायबिलिटी एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेयर्स आर लेस, रेगुलर, इंश्योरेंस, कैपिटल एंड रोटेबल। अभी पढ़ा है अपन ने ये, बोलो। रिलायबिलिटी पर यूनिट, रेगुलर स्पेस जो है, जो रेगुलरिटी बेसिस पे हमें लगने वाले हैं, तो यहाँ पे ये इसके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं क्या? हाँ, लगी जो नट बोल्ट लगा, चेंज कर दो, आके लगा दो, आगे काम चालू। लीड टाइम इज द टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल, ये नंबर 1। और टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर फिनिश गुड्स एंड रिलीजिंग द फिनिश गुड्स, दोनों भी, ठीक है। इसमें कौन सा दिया हुआ है? ऑप्शन डी, एक ही है, बाकी नहीं है। Time method used for the method used for in scheduling a project is called as। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक ही टेक्निक है, सीपीएम और पर्ट, जो चैप्टर 6 में है, राइट। तो प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सा टेक्निक, तो इट इज ऑलवेज सीपीएम पर्ट, ठीक है। चलिए, एमआरपी स्टैंड्स फॉर, पहला वाला एमआरपी 1 है ये। अच्छा, एमआरपी दिया जाएगा तो 1 या 2, क्या अज्यूम करेंगे? 1 अज्यूम करेंगे। 2 कब होगा? जब स्पेसिफिकली एमआरपी 2 बताया जाएगा। सो एमआरपी 1 क्या है? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। एमआरपी 2 क्या है? मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चार्ट्स यूज्ड इन प्रोग्राम कंट्रोल, अगेन बताता हूं, चार्ट एक ही चार्ट है पूरे सिलेबस में, गैंट चार्ट। रेगुलर बैच वाला अपन ने बनाया हुआ है ये चार्ट क्लास में, सीपीएम पार्ट के अंदर में, ठीक है। चलिए आगे, वैरायटी रिडक्शन इज जनरली नोन एज, वैरायटी को रिड्यूस कर दिया मतलब उतने आपने सिंप्लीफाई कर दिया प्रोडक्ट को, राइट। 10 वैरायटी नहीं, सिर्फ 2 ही वैरायटी है, तो जितना सिंप्लीफाई करोगे उतनी वैरायटी कम हो जाएंगी। कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट्स इज नोन एज, ध्यान से पढ़ना, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है, ये क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स में, ये क्या है? इट इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा मुझे बताइए, इसको ऑपरेशंस मैनेजमेंट बोल सकते क्या? नहीं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज मैनेजिंग दैट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच विल प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस का मतलब क्या है? इनपुट टू आउटपुट। अब रुकिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिखाइए, मैन्युफैक्चरिंग आंसर, ये करेक्ट है लॉजिकली। अब आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, ध्यान देना। अरे आजा, कहां है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए।
बिट क्वेश्चन के अंदर इंस्टीट्यूट बोलता है 53 का आंसर है बी। क्वेश्चन सेम है, एक जगह बोला हुआ आंसर क्या है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी जगह बोला हुआ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। आप क्या फॉलो करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कन्वर्टिंग, और ये मैन्युफैक्चरिंग को मैनेज करेंगे कौन? ऑपरेशंस। गेटिंग द पॉइंट, यस और नो? सो उसका करेक्ट आंसर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद आइए आगे, कौन सा देख लिया अपन ने? 12। नंबर 13, नंबर ऑफ प्रोडक्ट वेराइटीज दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन करना है तो वैरायटी कम होंगी, वॉल्यूम ज्यादा होने वाला है। रूटिंग एंड शेड्यूलिंग बिकम्स रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड इन विच केस? बैच केस। क्यों? बैच में एक बार करोगे, बार बार करोगे। पहली बैच के लिए अलग से रूट, अलग से शेड्यूल, दूसरी बैच के लिए अलग से रूट, अलग से शेड्यूल, ठीक है। मास में ये नहीं होगा, जॉब में तो होगा ही नहीं, बिकॉज जॉब में तो रूट अलग अलग होने वाला है हर बार का, ठीक है। चलिए, JIT स्टैंड्स फॉर, ठीक है ना, जस्ट इन टाइम वाले 4 ऑप्शन है। अब बोलो, जस्ट इन टाइम परचेज, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, जस्ट इन टाइम यूज ऑफ मटेरियल, जस्ट इन टाइम यूज ऑफ ऑर्डर ऑफ मटेरियल, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का टेक्निक है जस्ट इन टाइम। प्रोडक्शन करने के लिए इमीडिएटली मटेरियल आना चाहिए, जस्ट इन टाइम फॉर प्रोडक्शन। गलती से मटेरियल मत लिख देना। उसके बाद फर्स्ट स्टेज इन प्रोडक्शन प्लानिंग इज, पहला स्टेज प्रोडक्शन प्लानिंग का क्या है? आपने फैक्ट्री का लोकेशन डिसाइड करना है, फिर लेआउट डिसाइड करना है, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। स्कोप ऑफ OM याद आ रहा है क्या? चैप्टर 1 में 8 पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट क्या था? फैक्ट्री लेआउट। ये फैक्ट्री लेआउट, फैक्ट्री का प्लानिंग, ठीक है। चलो, शेड्यूलिंग डील्स विद फिक्सिंग अप स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट ऑफ ईच एंड एवरी जॉब। रूट में हमने डिसाइड किया कौन सी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी के बाद होने वाली है, कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, स्टार्टिंग का टाइम और एंडिंग का टाइम कहां डिसाइड होने वाला है? वो डिसाइड होने वाला है आपका शेड्यूलिंग के अंदर में। उसके बाद एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन बाय डिसइंटीग्रेशन, नहीं पढ़ा हुआ है, ध्यान देना। इंटीग्रेट करना मतलब क्या करना? इंटीग्रेट करना मतलब क्या करना? इंटीग्रेट करना मतलब मिक्स करना। आप बैकवर्ड भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, आप फ्रंट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। मतलब आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन में और एक एक्टिविटी मिक्स कर दी। आप पहले कार बना रहे थे, अभी आप क्या कर रहे हो? उसके टायर भी बना रहे हो। डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या? आपने कोई तो चीज बनाई है, उसको बना, मतलब जो भी चीज आप बना रहे हो उसमें से एक चीज आपने निकाल दी बनाना, डिसइंटीग्रेट कर दिया। तो एग्जांपल्स देखो, ऑटोमोबाइल है, लोकोमोटिव है। लोकोमोटिव मतलब वो ट्रेन्स जो थे ना ऑटोमेटिक वाले, वो। फिर क्रूड ऑयल दिया हुआ है और मिनरल वाटर दिया हुआ है। अगर आप इसमें देखोगे तो हर एक अलग अलग सेट ऑफ प्रोसेसेस है। ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री, इट इज अ सेट ऑफ प्रोसेस, नॉट वन प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस है। बट क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करना इज अ सिंगल प्रोसेस। तो हो सकता है ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो क्या कर रही है? ऑटोमोबाइल बना रही है और बेच रही है। बनाने के लिए क्या चाहिए? समझो उसको क्रूड ऑयल चाहिए, तो क्रूड ऑयल की एक्टिविटी उसने निकाल दी। पहले वो साथ में था, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा डीप है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिलेबस में है, 2-3 बार आया हुआ है। चलिए, फिक्सिंग फ्लो लाइंस इन प्रोडक्शन इज नोन एज, कौन सा फ्लो होने वाला है मटेरियल का? मटेरियल कहां से कैसे फ्लो होने वाला है, किसमें आएगा? रूटिंग में। द मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इन कंटिन्यूअस सिस्टम, टेबल पढ़ा था अपन ने, कंटिन्यूअस, इंटरमिटेंट, याद आ रहा है क्या? इट इज लोअर देन, यहां पे मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट लोअर है, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है। बिकॉज कंटिन्यूअस से असेंबली लाइन बना दी, फिक्स्ड कॉस्ट इनकर कर दिया, लोअर कॉस्ट हो जाएगा आपका कौन से केस में? मटेरियल में। ये ध्यान से देखना, टोटल स्टेशन टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम इनटू नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस। क्यूइंग के अंदर में इसका कॉन्सेप्ट देखा है, इनटू 100 इज नोन एज लाइन एफिशिएंसी। ये लाइन बैलेंसिंग में भी हमने देखा है। क्या चीज है समझना ध्यान से, आपका जो वर्क स्टेशन है इसको कितना समय लगता है काम करने के लिए, और कितने वर्क स्टेशन है, और एक पूरी साइकिल को कितना समय लगता है, तो ये बताएगा उस लाइन का कैपेसिटी कितना है, लाइन के ऊपर लोड कितना लिया जा सकता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लाइन एफिशिएंसी। दूसरा, टेम्परिंग, ये अपने सिलेबस में कहीं भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 22, ये अलग से सिर्फ बिट क्वेश्चन में दिख रहा है। मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं आपका कॉस्टिंग या और कोई सब्जेक्ट में होगा ये पॉइंट, वो गलती से यहां आ गया, बट फिर भी देख लो। टेम्परिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। बेसिकली ये वही प्रोसेस है जहां पे कोई मिक्सचर को आप हीट करते हो, केमिकल से हीट कर रहे हो एक्सेट्रा, तो उसको हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये हो गया आपका टेम्परिंग का नाम, ठीक है। अपने सिलेबस में कहीं भी नहीं है, ऐसा नहीं अपन ने नहीं पढ़ा, अपने सिलेबस में कहीं भी नहीं है, बुक पढ़ लो, बट यहाँ पे एक दिया हुआ है तो देख लो। नेक्स्ट, अच्छा ऐसा जो है ना आउट ऑफ सिलेबस, उसको मैंने ट्राइंगल मार्क किया हुआ है, ठीक है। सो उसको आप बाद में एक बार गो थ्रू कर सकते हो। फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग देखो कितने टाइप्स का फोरकास्टिंग देखा था, 3 टाइप था, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज। शॉर्ट टर्म का फोरकास्टिंग प्रोडक्ट के लिए यूज, प्रोडक्शन के लिए यूज हो सकता है। लॉन्ग टर्म किसके लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। मीडियम टर्म बजटिंग के लिए, ठीक है। शेड्यूलिंग शोज दैट विच रिसोर्स शुड बी डन, विच रिसोर्स शुड डू विच जॉब एंड व्हेन। सबसे इंपॉर्टेंट है व्हेन, कब करना है, बिकॉज टाइमिंग है ना इसमें, कौन सा किसके बाद करना है वो तो रूटिंग में बताता है। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, पहला प्रोडक्शन प्रोग्राम, प्लांट लेआउट, देखो बी तो नहीं है, डी भी नहीं है। सी पॉइंट देखो प्रोडक्ट मिक्स। क्या लीनियर प्रोग्रामिंग इसमें हेल्प करता है हमें? कैसे? हाँ तो बोल रहे हो तुम लोग, कैसे बताओ?
मैंने कौन सा प्रोडक्ट कहां पे बेचना है ये कौन बताता है मुझे? प्रोडक्ट मिक्स बताता है, मार्केट प्रोडक्ट मिक्स, बराबर। मेरा प्रोडक्ट है वो कौन सा टाइप के मार्केट में चलेगा, कितना चलेगा, राइट। अपन ने ये बॉस्टन मैट्रिक्स में भी देखा हुआ है, राइट। अब इसको यहां देखो कैसे रिलेट किया हुआ है। आपका इंटेंशन क्या है? मार्केट शेयर बढ़ाना है, ठीक है, बट कंसिडरेशन क्या है? एक्सटर्नल कंसिडरेशंस, मार्केट शेयर कम हो रहा है क्या, टाइम कितना है, प्रोडक्शन कितना है, ऑर्डर्स कितने हैं। देयरफॉर लीनियर प्रोग्रामिंग, मतलब ऑब्जेक्टिव है मार्केट शेयर बढ़ाना है, उसके रेस्ट्रिक्शंस भी है, देयरफॉर लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये रिलेट करके समझना है। नेक्स्ट, इफेक्टिव कैपेसिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। आपका फोरकास्टिंग चेंज होगा, कैपेसिटी चेंज होगा क्या? हाँ। फोरकास्टिंग चेंज होगा, एफिशिएंसी चेंज होगा क्या? प्रोडक्टिविटी में पड़ा है। फोरकास्टिंग अगर चेंज होता है तो हो सकता है आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना पड़े, बिकॉज आप रेडी नहीं हो। तो तीनों भी चीजों से फर्क पड़ता है, कैपेसिटी को फोरकास्टिंग वगैरह से, राइट। बट इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, सो नन ऑफ दिस। नेक्स्ट 27, की एस्पेक्ट्स इन प्रोसेस स्ट्रेटेजी डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो प्रोसेस स्ट्रेटेजी 3 देखे थे अपन ने, याद है क्या? मेक और बाय डिसीजन, आज पढ़ा ना अपन ने, हैंड रिटन नोट से समराइज किया था। दूसरा, कितना पैसा आप डाल सकते हो। तीसरा, आपके प्रोसेस में कितने चेंजेस आप ला सकते हो। बट व्हाट अबाउट पैकेजिंग? पैकेजिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस डिजाइन, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ वर्कर इन्वॉल्वमेंट इज एज अ ट्रेंड इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज, किसमें? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में था क्या? वर्कर इन्वॉल्वमेंट, याद आ रहा है कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, वर्कर इन्वॉल्वमेंट, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, ठीक है। सो इट इज क्वालिटी सर्कल, टीक्यूएम के हिसाब से। 29, प्रोडक्शन प्लानिंग इन द इंटरमीडिएट रेंज ऑफ टर्म। दिखाता हूं, रुको, आपको याद नहीं आएगा ऐसे, आज ही पढ़ा है अपन ने इसको ओएम के अंदर में, आरएपी के केस में। ये देखो, आज ही पढ़ा अपन ने, रिसोर्सेस एग्रीगेट प्लानिंग, इंटरमीडिएट टर्म प्लानिंग डिसीजन। एमसीक्यू पढ़ो क्या लिखा हुआ है। प्रोडक्शन प्लानिंग इन इंटरमीडिएट रेंज ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज, क्या आंसर आ जाएगा? रिसोर्सेस एग्रीगेट प्लानिंग, ठीक है। ये आ गया ऑप्शन नंबर डी, एग्रीगेट प्लानिंग, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज यूजफुल इन रिड्यूसिंग विच कॉस्ट? शटडाउन कॉस्ट। मशीन शटडाउन हो जाएंगे, वापस से खर्चा लगेगा, उसको कम करना है, क्लियर तो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान देना, अभी पढ़ा ना अपन ने, क्या थे आईएसओ? कितने थे? 9000, 9001, 9002, 9003, 9004। 9000 और 9001 किस चीज का था? 9000 किस चीज का था? गाइडलाइंस थे 9000 में, 9004 में भी गाइडलाइंस थे, 1 में वो पूरा था, 2 में थोड़ा सा था, और 3 में सिर्फ प्रोडक्शन था, याद आ रहा है क्या? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटी एश्योरेंस इन प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन ओनली? नो डिजाइन, डिजाइन आया तो 1, प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन तो 2, सिर्फ प्रोडक्शन तो 3, ठीक है। चलिए उसके बाद, नंबर ऑफ प्रोडक्ट वेराइटीज दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन जॉब प्रोडक्शन। जॉब मतलब अलग अलग जॉब शॉप है तो ज्यादा वैरायटी बना सकते हैं, हर बार वैरायटी चेंज होगी क्या? हाँ। 33, इन जनरल नंबर ऑफ प्रोडक्ट वेराइटीज दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन फ्लो प्रोडक्शन। फ्लो मतलब क्या? असेंबली लाइन है। अगर मैंने बोल दिया टाटा नेक्सॉन, एक कार है, उसका असेंबली लाइन बना दिया, तो उस पर क्या सिर्फ टाटा नेक्सॉन ही बनेगी ना, उस पर और कोई कार नहीं बन सकती। सो इट इज ओनली 1, व्हाई? बिकॉज प्रोडक्शन लाइन है। प्रोडक्शन लाइन मतलब क्या? असेंबली लाइन, एक ही चीज हो सकती है, क्लियर है क्या कंसेप्ट? ठीक है, चलो 34, जनरली द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन इन जॉब इज। कस्टमाइज्ड के ऑर्डर छोटे ही होते हैं, मास प्रोडक्शन जब होगा तब ऑर्डर साइज ज्यादा होगा। जनरली इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन द प्रोडक्शन इज कैरिड आउट टू, आप कंटिन्यूस प्रोड्यूस करते रह रहे हो, आपको कुछ लेन देन नहीं है, डिमांड कितना है कितना नहीं है, तो आप क्या करोगे? प्रोड्यूस करो, जितना सेल हो गया सेल कर दो, जो बच गया उसको क्या करोगे? स्टॉक करोगे। तो फॉर स्टॉक एंड सप्लाई, ठीक है। चलो, मैंने तुमको कहां बैठना बोला था? चलो ना, तो मैंने इतनी देर कुछ बोला क्या तुमको? अभी तुमने मोबाइल लिया हाथ में तो मैंने बोला, तो बात करके आओ ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उस वजह से? चलो आ जाओ जल्दी, अरे जल्दी यार, बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है बाजू में, जाओ जाके आ जाओ। तो डिस्टर्ब मत करो, मोबाइल रखो, स्विच ऑफ करो उसको। कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैसेज कर दो, ऑफिस का नंबर, ऑफिस पे फोन आएगा, बुला लेंगे तुमको। चलो आ जाओ। इन्वेंट्री कॉस्ट पर प्रोडक्ट इन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट कौन सा था? प्रोसेस वाला था क्या? कंटिन्यूअस कौन सा था? रिपीटेटिव था, ठीक है। इंटरमीडिएट में इन्वेंट्री कॉस्ट हायर है क्या? क्यों? बिकॉज हर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमें अलग से कॉस्ट डालना पड़ेगा। तो पहले तो ये समझना, इंटरमीडिएट मतलब कौन सा? प्रोसेस, हर प्रोसेस के लिए अलग से कॉस्ट, तब याद आएगा वो, ठीक है। आइए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज, अब देखिए इसके पहले भी एक क्वेश्चन था स्टार्टिंग पॉइंट वाला, याद आ रहा है क्या? अपन ने देखो वहां पे एक पॉइंट देखा था, कहां गया? एक सेकंड, फैक्ट्री लेआउट देखा ना अपन ने, ये देखो फर्स्ट स्टेज इन प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 था ये, और यहां पे देखिए कौन सा क्वेश्चन था ये? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज, दोनों में क्या फर्क है? क्वेश्चन में क्या फर्क है?
क्वेश्चन तो सेम है। नहीं नहीं देखो ना, 16 में क्या बोला हुआ है आपको, 16 में बोला हुआ है फर्स्ट स्टेज इन प्रोडक्शन प्लानिंग। यहां भी प्रोडक्शन प्लानिंग है, वहां भी प्रोडक्शन प्लानिंग है, यहां पे फर्स्ट स्टेज बोला है, मतलब जब आप प्रोडक्शन करना चालू कर रहे हो तब पहला स्टेज क्या है, आपको फैक्ट्री दिखना है। बट अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हो, प्रोडक्शन प्लानिंग के स्टेज के पहले जहां से हम स्टार्ट करते हैं, रिसर्च से हम स्टार्ट करते हैं। जब तक रिसर्च नहीं होगा हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, फैक्ट्री लोकेशन नहीं दिख पाएंगे। पहले आप रिसर्च करो, आपको करना क्या है ढूंढो, उसके बाद आप क्या करोगे, फैक्ट्री का लेआउट बनाओगे, फैक्ट्री का लोकेशन देखोगे। गेटिंग दी पॉइंट। तो फर्स्ट स्टेज और स्टार्टिंग पॉइंट एग्जाम में कंफ्यूजन इज 100% बाउंड टू हैपन, आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलो, प्रिफर्ड नंबर्स आर यूज्ड इन, प्रिफर्ड नंबर्स आपके पूरे सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बट क्या दिया हुआ है, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैराइटीज दैट आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड। मैं इसका हिस्ट्री देता हूं थोड़ा सा बैकग्राउंड। प्रिफर्ड नंबर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ आईफोन 14 शुड आई प्रोड्यूस, हाउ मेनी नंबर ऑफ आईफोन 14 प्रो आई शुड प्रोड्यूस, 14 प्रो मैक्स आई शुड प्रोड्यूस। चार वैराइटीज है, चारों का कितना प्रोडक्शन करना है। तो प्रिफर्ड नंबर फॉर आईफोन 14 विल बी डिफरेंट, प्रिफर्ड नंबर फॉर 14 मिनी विल बी डिफरेंट, प्रिफर्ड नंबर फॉर 14 प्लस विल बी डिफरेंट। गेटिंग द पॉइंट। तो प्रिफर्ड नंबर मतलब क्या, वो क्वांटिटी जो मुझे प्रोड्यूस करनी है। सो टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैराइटीज दैट आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। ट्रायंगल मार्क क्या सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट 39, एक्ट ऑफ असेसिंग द फ्यूचर एंड मेकिंग प्रोविजन फॉर इट इज नोन एज फोरकास्टिंग। फ्यूचर असेस कर रहे ना अपन, डिमांड में डिमांड फोरकास्ट कर रहे ना। फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर सेल्स फोरकास्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स फोरकास्ट, एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ यूनिट सेल्स और अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड। क्या मतलब, ऊपर पूछा है कि फ्यूचर में अगर कुछ असेस करना है क्या बोलेंगे, फोरकास्टिंग। यहां क्या पूछा हुआ है, फोरकास्टिंग का मतलब क्या है, फोरकास्टिंग का मतलब है कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करने हैं, तो वो कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे मार्केट में एक पर्टिकुलर फ्यूचर के पीरियड के लिए, वो डिसाइड करता है, ठीक है। नंबर 41, टाइम हॉराइजन सिलेक्टेड फॉर फोरकास्टिंग डिपेंड्स अपॉन व्हाट। तीन टाइप है ना, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। कौन सा टाइप किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका पर्पस क्या है। आपका पर्पस प्रोडक्शन है तो शॉर्ट टर्म, आपका पर्पस बजट है तो मीडियम टर्म, आपका पर्पस कैपिटल एक्सपेंशन है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो क्या करोगे, लॉन्ग टर्म, ठीक है। चलो, आवाज कट रहा था ना, आगे बढ़ो। 41 तक क्लियर है क्या सबको, पक्का इजी है। दो सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस वाले थे बट वो भी अपन ने समझ लिए क्या है, ठीक है। ऑनलाइन में बताओ एक बार फटाफट सा, क्या हो गया, वापस आवाज आ रहा है बराबर, ठीक है। चलो इसको रेडी करके रख देता है। आ जाओ, नंबर 42, इन जनरल मीडियम रेंज ऑफ फोरकास्टिंग। टेबल बना के दिया हुआ है मैंने आपको, आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो जो हमने चार्ट्स बनाए ना, इंडिविजुअल चार्ट, सिर्फ छोटे छोटे चीजें जो अपन ने बनाई हुई है, वो कीवर्ड्स है। वही कीवर्ड्स थ्योरी आंसर्स के लिए भी यूज होंगे, वही कीवर्ड्स के ऊपर एमसीक्यूज पूछे गए हैं। अलग से जो टेक्स्ट है, देखो अपने बुक में बहुत सारा टेक्स्ट है जो अपन ने नहीं पढ़ा है, अपन ने समझा जरूर है बट अपन ने रीड नहीं किया वर्ड टू वर्ड। मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स मार्क भी करके दिए और मुझे विश्वास है आपने उतना ही पढ़ाऊंगा, आपने बॉदर भी नहीं किया कि बाकी एक बार गो थ्रू कर लूं करके, बट आपके सभी एमसीक्यूज उतने ही वर्डिंग्स में से है अगर आप ध्यान दे रहे हो तो, ठीक है। सो एमसीक्यूज के बेसिस पे भी आपको सब मार्किंग करवा के दिया गया। ऐसा नहीं कि अपन ने कुछ तो पढ़ लिया या कुछ तो अलग पूछा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो, हाँ, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। मीडियम रेंज 3 to 6 months, शॉर्ट रेंज 1 to 3 months एंड लॉन्ग रेंज इज अबव 5 years, ठीक है। टू प्लान द फ्यूचर, टू प्लान फॉर फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट, फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट, वर्क साइज, वर्क फोर्स साइज लिखा था अपन ने, याद आ रहा है क्या, लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग में लिखा हुआ है अपन ने। उसके बाद आइए आगे, लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इज यूजफुल इन कैपिटल एक्सपेंशन। कैपिटल एक्सपेंशन तब करोगे जब आपको रिसर्च डेवलपमेंट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाओगे और वो प्रोडक्ट आप कैरी ऑन करोगे आगे, ठीक है। चलो, उसके बाद मीडियम रेंज फोरकास्टिंग इज यूज्ड फॉर कैपेसिटी एडजस्टमेंट्स एंड एट द सेम टाइम बजट भी था उसमें। यस, शॉर्ट रेंज प्रोडक्शन के लिए था। मतलब देखो, सिर्फ टाइप ऑफ फोरकास्टिंग और पर्पस ऑफ फोरकास्टिंग पे लगभग 10 एमसीक्यूज आ गए अभी तक, लगभग कितने, 40 के अंदर में 10 एमसीक्यूज तो फोरकास्टिंग के ऊपर थे। आइए आगे, टू डिसाइड वर्कलोड फॉर मैन एंड मशीन्स, वापस से फोरकास्टिंग, शॉर्ट टर्म। क्यों, प्रोडक्शन प्लान करना है ना, प्रोडक्शन में मशीन लगेंगी, प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल लगेगा, प्रोडक्शन में लेबर लगेगा, उनका प्लानिंग करना मतलब शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना। इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फोरकास्टिंग प्रोडक्शन इज, फोरकास्टिंग प्रोडक्शन मतलब कैपेसिटी की बात हो रही है, फोरकास्टिंग डिमांड मतलब क्या, डिमांड फोरकास्टिंग वाला है, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे क्या है, अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ मशीन्स, मैं कितना प्रोड्यूस कर सकता हूँ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेरे पास मशीन्स कितने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 देखो। हेलो हेलो हेलो, क्वेश्चन नंबर 49 देखो, क्या दिया हुआ 49 में, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रोसेस टू द रॉ मटेरियल टू ऐड वैल्यू, यूजफुल वैल्यू इज नोन एज। देखो, प्रोडक्शन के अंदर में दो तीन चीजें देखिए, मैन्युफैक्चरिंग जो कि प्रोडक्शन है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स,
उसमें ही इनपुट से आउटपुट में कन्वर्जन, और यहां पे इनपुट से आउटपुट में कन्वर्जन बट एडिंग दी वैल्यू, तीनों भी चीजें सेम है, तीनों का आंसर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होगा। ठीक है, चलो नया वाला इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था ना, डिसइंटीग्रेशन, सेम चीज है। 50 इन प्रोडक्शन बाय डिसइंटीग्रेशन द मटेरियल अंडरगोज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अगर आपका डिसइंटीग्रेशन फिजिकल बेसिस पे हो रहा है, आपने कोई चीज करना बंद कर दिया, तो वो डिसइंटीग्रेशन फिजिकल जब होगा तब वो प्रोडक्ट को रिलेट करेगा। यहां पे केमिकल और मैकेनिकल की बात हो रही है या फिजिकल की बात हो रही है, तो ये आ जाएगा डिसइंटीग्रेशन दी मटेरियल। मटेरियल आप पहले वाली चीज निकाल दे रहे हो, उस पर काम ही नहीं कर रहे हो, आप दूसरी चीज पे काम कर रहे हो। नंबर 51 इन प्रोडक्शन बाय सर्विस, ऊपर क्या था फिजिकल था, यहां पे देखो केमिकल एंड मैकेनिकल है, ध्यान देना, यहां पे फिजिकल एंड केमिकल है, यहां पे केमिकल एंड मैकेनिकल है, यहां सर्विस है और यहां डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मटेरियल है। क्या चला? अच्छा चलो, सो जो डिसइंटीग्रेशन में मटेरियल था, मटेरियल है, फिजिकल और केमिकल की बात हुई है। जब मैं सर्विस की बात करता हूं, सर्विस मतलब क्या, आप कोई ट्रीटमेंट दे रहे हो एक पर्टिकुलर गुड्स पे, तो वहां पे मैकेनिकल एंड केमिकल आ रहा है, केमिकल दोनों जगह सेम है। ठीक है, आइए 52 की बात करते हैं। प्राची आवाज ब्रेक नहीं होगा अभी, देखो चेक करो, बैटरी का प्रॉब्लम था, आई गेस चेंज कर दिया, बताना जरा आवाज आ रहा है ना क्लियर। चलो आइए 52 ना, 51 हो गया ना, इधर ध्यान दो, वो चालू रहेगा और 10-15 मिनट। चलो क्वेश्चन नंबर 52, यूज ऑफ एनी प्रोसेस और प्रोसीजर डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म सेट ऑफ इनपुट एलिमेंट्स इनटू आउटपुट सेट ऑफ एलिमेंट्स इज व्हाट? प्रोडक्शन। ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा कन्वर्जन इनपुट टू आउटपुट, तीसरा और एक देखा कन्वर्जन इनपुट टू आउटपुट टू ऐड वैल्यू। तीनों का आंसर क्या है? प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, जो भी दिया होगा। कन्वर्जन ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये आंसर है इसका, बी आंसर नहीं है, अपन ने इसके पहले के क्वेश्चन में देखा है, क्वेश्चन नंबर 16 था शायद। डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट इज टू ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। कौन सा? प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, चैप्टर 1 में पढ़ा था, दो ऑब्जेक्टिव है, पहला क्या है? पहला क्या है? कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, दूसरा क्या है? रिसोर्स यूटिलाइजेशन। दोनों मिला के आंसर क्या है? ऑप्टिमलिटी। ऑप्टिमलिटी दिया हुआ है क्या? ठीक है। स्कोप ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज limited to production, limited to production of service, limited to production of service and goods, unlimited, can be applied to any type of activity. ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर में कौन सी चीजें हैं? सभी चीजें हैं। आपका फिजिकल प्रोडक्शन है, ट्रेडिंग है, आपका क्या बोलते हैं सर्विस है, वो भी है। ठीक है, चलो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑफन प्रोड्यूसेस ए स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट इन लार्ज वॉल्यूम, सब स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट इन लार्ज वॉल्यूम, प्रोडक्ट एंड सर्विस इन लिमिटेड वॉल्यूम। क्या मतलब है? बोलो। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की बात हो रही है, राइट? मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आप स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो। स्टैंडर्ड वर्ड क्या बोलता है? आप एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हो। अब ये लार्ज में भी हो सकता है, ये स्मॉल क्वांटिटीज में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो प्रोडक्शन करना मतलब क्या? मैन्युफैक्चरिंग आ गया, ये उसी की बात हो रही है। तो हम स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड के नीचे नहीं जाएंगे। ये जो दिया हुआ है आपको, दिस इज वेरी ब्रॉड, ये स्पेसिफिक चीजें दी हुई है, तो सब कुछ कवर होगा ना। एक्चुअल में चारों ऑप्शंस करेक्ट है, चारों ऑप्शंस करेक्ट है। आप सिस्टम बोल रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता, लार्ज क्वांटिटी, लेस वैरायटी, मोर वैरायटी, एनीथिंग कैन बी डन। तो इसके लिए हमने सिर्फ पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया। हालांकि फ्रैंकली स्पीकिंग वो भी करेक्ट नहीं है। क्यों? सेकंड ऑप्शन देखो, थर्ड देखो, सब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड ऑपोजिट है ना, तो अगर हमने फर्स्ट सेलेक्ट किया तो उसका मतलब थर्ड नहीं हो सकता, बट थर्ड भी हो सकता ना। ठीक है, बट सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है? स्टैंडर्ड। इसके लिए अपन ने स्टैंडर्डाइज सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद 57 डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट सिस्टम इज। बोलिए, अपन ने प्रोडक्ट फोकस और प्रोसेस फोकस देखा हुआ है। हाँ, अपन ने यहां पे क्या देखना है? प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट। मुझे बताओ, प्रोडक्ट के केस में क्या होता है? आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोजेक्ट में आप मल्टीपल चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो। प्रोडक्ट में वही चीज बार बार प्रोसेस हो जाएंगी, वही चीज मैन्युफैक्चर होंगी। प्रोसेस में क्या होगा? क्या हो गया? नहीं, रोक नहीं सकते आज, तो ऑप्शन नहीं अपने पास कुछ। ये रोकने का ऑप्शन है, बट उतना भी डिस्टर्बेंस नहीं है। उसको पहले नींद आ रही, उसको फोन स्विच ऑफ करने लगा एक, तो मैंने वो बाहर आके रुकाऊंगा। सोचो हालत, जल्दी खत्म करना पड़ेगा, बराबर ना? मन ही मन में गालियां मिल रही मेरे को अलग। हाँ चलो, अच्छा ध्यान देना, ऑप्शन पढ़ना। प्रोडक्ट के अंदर में मशीनरी और सिस्टम आर फिक्स्ड, प्रोजेक्ट के अंदर में दे आर नॉट फिक्स्ड। व्हाई?
अगर प्रोजेक्ट की बात करें, अपन ने डैम, ब्रिज, हॉस्पिटल का एग्जांपल लिया, आप जो भी बना रहे हो, आपको जब जब जो जो चीज की जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से आप चीजें करोगे। बट प्रोडक्ट में क्या होता है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, स्टेबल बना दिया, प्रोसेस करते चले गए बस, ठीक है। चलो 58, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट टू द कंज्यूमर फ्रॉम एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम इज। अगर आपका प्रोडक्शन सिस्टम एफिशिएंट है, अगर आपका प्रोडक्शन सिस्टम एफिशिएंट है तो आपको वैल्यू ज्यादा मिलने वाली है। एफिशिएंसी का मतलब ही है वैल्यू ज्यादा देना, ठीक है। चलिए, टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट आर टू बी डन बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर। देखो, फोरकास्टिंग प्रोडक्शन करेगा क्या, नहीं, वो तो मार्केटिंग वाला भी कर सकता है, कॉस्टिंग के लिए कॉस्टिंग डिपार्टमेंट भी है, बट शेड्यूल करना और लोडिंग देखना, एट द सेम टाइम रूटिंग भी करना, ये कौन करेगा, ये सिर्फ प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। चलिए, नंबर 60, एक्ट ऑफ रिलीजिंग the production document to production department is called as dispatching। कोई भी चीज को रिलीज करना, आप अगर डिस्पैचिंग ऑफ गुड्स भी बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे पास से गुड्स को रिलीज कर देते हैं सामने वाले कस्टमर के पास, तो इसके लिए रिलीजिंग को डायरेक्टली आप डिस्पैचिंग से लिंक कर सकते हो। एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफाइंग व्हेन टू स्टार्ट दी जॉब, कहां देखा है, शेड्यूलिंग में, ठीक है। चलो, उसके बाद इन एन ऑर्गेनाइजेशन the production planning and control department comes under, production planning and control department comes under, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर में ये 4-5 अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, इन जॉब प्रोडक्शन सिस्टम वी नीड, अब देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग ना, इसका बाइफर्केशन है, अपने बुक में भी बाइफर्केशन दिया हुआ है, कहां पे स्किल्ड लेबर चाहिए, कहां पे हाईली स्किल्ड चाहिए, कहां पे लो स्किल्ड लेबर चलेंगे। बट आपके यहां पे बिट क्वेश्चन में जॉब में भी स्किल्ड लेबर दिया हुआ है, यहां देखिए कंटिन्यूअस में भी बार बार सेम चीज प्रोड्यूस करनी है, वहां पे स्पेशल मशीन चाहिए और वहां पे भी हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए। उसके बाद और एक जगह हाईली स्किल्ड लेबर दिया हुआ है, आगे आएगा देखेंगे अपन, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या, 64 तक पक्का। एक 5-6 एमसीक्यू छोड़ दिए तो बाकी आपको सब प्रॉपर्ली समझे होंगे, या आपको आ रहे होंगे ऑलरेडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर जॉब प्रोडक्शन, पहला प्रोसेस लेआउट था, दूसरा प्रोडक्ट लेआउट था, तीसरा सर्विस लेआउट था, फोर्थ मैट्रिक्स लेआउट था, फिफ्थ हाइब्रिड लेआउट था, चैप्टर नंबर 2 लास्ट पॉइंट्स, राइट। तो जब मुझे जॉब प्रोडक्शन करना है, मतलब मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट चाहिए तो क्यों चाहिए, प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, राइट। तो प्रोसेस लेआउट यूज होगा जॉब के लिए। मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, एक बार चीज डिसाइड कर ली, रिपीटेटिव, बस कंटिन्यूअस प्रोड्यूस होते ले रहा है, क्या था, असेंबली लाइन, याद आ रहा है क्या, लाइन लेआउट। वन ऑफ द प्रोडक्ट एग्जांपल्स फॉर लाइन लेआउट इज असेंबली लाइन, एक बार डिसाइड कर लिया सीमेंट कैसे बनाना है, सीमेंट बस प्रोसेस होते रहेगा। रिपेयर वर्कशॉप, वेल्डिंग शॉप, इंजीनियरिंग कॉलेज, तीनों हर एक यूनिट के सबसे डिफर करेंगे, मतलब वो तीनों प्रोजेक्ट के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलिए, एक्ट ऑफ गोइंग राउंड द प्रोडक्शन शॉप टू नोट डाउन द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, मैं जा रहा हूं हर एक डिपार्टमेंट से फॉलोअप ले रहा हूं, आपने कितना काम किया, आपने कितना काम किया, तो फॉलोअप लेना मतलब क्या, मैं नोट डाउन कर रहा हूं चीजों को कि व्हाट वाज प्लान्ड, व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट, आज सुबह चैप्टर 2 में पढ़ा है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज अनदर नेम ऑफ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। रिग्रेशन में, डिमांड फोरकास्टिंग में पढ़ा ना आज, सेक्युलर ट्रेंड है, उसके अंदर 2 पार्ट्स दिखाए थे। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज टू employ, inventory management is to employ available capital efficiently so as to yield maximum results, ये तो ऑब्जेक्टिव ही है अपना। नंबर 71, नंबर 71, चलो, बेस्ट वे ऑफ इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। देखो ऊपर क्या था, इन्वेंटरी था, यहां क्या है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज टू बी इंक्रीज थ्रू इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट, मतलब कहना है से ये दोनों चीजों को लिंक किए हुए हैं। ये देखिए, कैपिटल मैनेज तब होगा जब आप मटेरियल को मैनेज करोगे, मटेरियल मैनेज कब होगा, जब आप कैपिटल को मैनेज करोगे। दीज टू आर इंटरकनेक्टेड, गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। चलिए, एमआरपी, वापस से क्वेश्चन सेम आया हुआ है, एमआरपी मटेरियल था, एमआरपी 1 है, एमआरपी 2 मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। चलिए, अगेन ये क्यूइंग वाला प्रॉब्लम है, क्यूइंग लाइन बैलेंसिंग, साइकिल टाइम, एक पर्टिकुलर चीज का साइकिल selected in balancing a line must be slightly greater than the highest time of the given case। ये याद रहा तो भी ठीक है, नहीं याद रहा तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए 74, प्रोडक्शन प्लानिंग डील्स विथ, प्रोडक्शन प्लानिंग डील्स विथ व्हाट प्रोडक्शन, रुकना है क्या, 5 मिनट रुकना है, पता चला अपन रुके, उन्होंने वो भी रुक गए। नहीं कंटिन्यू करते चलो, मेरे ख्याल से राज सर गाना गा रहे हैं तो 20 के बाद स्टॉप हो जाएगा, हो गया ना सबने, 20 मिनट से गाने चले उधर, मिस किया ना अपन ने, अटेम्प्ट मिस हुआ चलेगा, वो करना चाहिए अपन ने अटेम्प्ट, बराबर ना। उसका रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं तुमको, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है सब। चलो आ जाओ, चलो लेट्स गो। प्रोडक्शन प्लानिंग
व्हाट प्रोडक्शन फैसिलिटीज इज रिक्वायर्ड, क्या क्या चीजें लगने वाली है और उनको आप कैसे यूज करोगे सो दैट आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, मैक्सिमम आउटपुट आप जनरेट कर पाओ। इन प्रोसेस प्लानिंग, प्रोसेस की बात होगी, प्रोडक्ट की नहीं, प्रोसेस प्लानिंग वी प्लान दी फ्लो ऑफ मटेरियल इन ईच डिपार्टमेंट। जॉब शॉप में भी क्या कर रहे थे अपन, प्रोसेस प्लान कर रहे थे, कौन सी चीज कब यूज करनी, कैसे यूज करनी है। इन ऑपरेशन प्लानिंग, चलिए इन ऑपरेशन प्लानिंग में क्या है, अब देखो प्रोसेस प्लानिंग अपन ने पढ़ा है, प्रोडक्ट प्लानिंग अपन ने पढ़ा हुआ है, प्रोसेस स्ट्रेटेजी पढ़ा है, प्रोसेस सिलेक्शन पढ़ा है, अपन ने पूरे सिलेबस में कहीं भी ऑपरेशन प्लानिंग नहीं पढ़ा है, बट ये कॉमन सेंस वाला लॉजिक है, ध्यान देना। प्लानर प्लान्स ईच ऑपरेशन टू बी डन एट वर्क सेंटर्स एंड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। मुझे बताओ यहां पे प्रोसेस प्लानिंग में क्या किया, सेम चीज की ना अपन ने, बस अलग वर्ड्स में दिया हुआ है। ऑपरेशन में हर ऑपरेशन को मैनेज करेंगे और वहां पे अगर मैं प्रोसेस प्लानिंग की बात करूं तो हर प्रोसेस को मैनेज करेंगे, ठीक है। चलो, बिफोर थिंकिंग ऑफ रूटिंग the production planner has to decide optimal allocation of available resources। जितने resources है उसके हिसाब से मैं रूट बनाऊंगा, जितने बसेस डेपो में अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं बसेस को पुणे से मुंबई भेजूंगा, पुणे से दूसरी कोई जगह भेजूंगा। अगर बसेस ही 10 अवेलेबल है और मैंने 11 रूट बना दिए तो एक रूट के लिए बस ही नहीं है, राइट। तो पहले अवेलेबल रिसोर्सेज देखेंगे, फिर रूटिंग करेंगे, रूटिंग के बाद शेड्यूलिंग करेंगे। द क्वांटिटीज फॉर विच द प्लानर हैज टू प्रिपेयर प्रोडक्शन प्लान आर नोन एज, ISO पढ़े ना आज, ठीक है। सो प्रोडक्शन प्लान के लिए प्लानिंग के क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स, उसके बाद डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड टू शो प्लानिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोडक्शन प्लान इज नोन एज प्लानिंग स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है, स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है, मोबाइल का बॉक्स लो, उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखा होता है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, कितना रैम है, कितना रोम है, क्या क्या चीजें सब लिखा हुआ है। अगर मैं कुछ प्रोडक्शन कर रहा हूं तो वहां पे भी क्या क्या चीजें दी हुई है, मुझे सब स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। नंबर 80, अगेन देखिए मैंने क्रॉस मार्क किया हुआ इसको, इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ लाइन बैलेंसिंग द नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस रिक्वायर्ड इज गिवन बाय टोटल टाइम कितना अवेलेबल है डिवाइडेड बाय एक साइकिल को, एक स्टेशन को काम करने के लिए कितना समय लगता है, ठीक है। चलो, फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। अच्छा, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या था, दो क्वेश्चन देखे अपन ने, क्या था फर्स्ट स्टेज, क्या था स्टेज, फैक्ट्री लेआउट था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, रिसर्च था। यहां देखो फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है, शेड्यूलिंग। एक बार रूटिंग कर दिया, शेड्यूल कर दिया, बस फिर तो प्रोडक्शन होने वाला है, उसके बाद तो हमने एक्ट करना है प्रोडक्शन करने पे। तो लास्ट पॉइंट क्या आएगा, शेड्यूलिंग। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लोड ऑन हैंड एंड कैपेसिटी ऑफ वर्क, कितना काम मुझे करना है, कितने ऑर्डर पेंडिंग है और मेरी कितनी कैपेसिटी है, इज कॉल्ड एज लोडिंग। क्रिटिकल रेशियो पढ़ा था, याद है क्या, आज देखा ना हमने क्वेश्चन में क्रिटिकल रेशियो, कि कितना समय बाकी है और मेरे पास कितना समय लगने वाला है करने के लिए, उन दोनों को डिवाइड करके हमको CSF मिला था, वही चीज है। वन ऑफ द एम्स ऑफ लोडिंग इज टू कीप ऑपरेटर आइडल टाइम, मटेरियल वेटिंग टाइम। मेरे ख्याल से वो टाइम पास करो, रुको एक सेकंड, दिख क्या था उनको मैं, आगे का देखो, नहीं मेरे को रहना है यार इंस्पायर में, मैं चिल्ला नहीं सकता वहां पे। चलो आगे बढ़ते हैं, आजा आजा। कौन सा MCQ देखा अपन ने लास्ट, 84 83 देखा ना। चलो 83, नहीं 83 कहां देखा। वन ऑफ द एम्स ऑफ लोडिंग इज टू कीप द ऑपरेटर आइडल टाइम, मटेरियल वेटिंग टाइम एंड एंसिलरी मशीन्स। मेरे पास जो एक्स्ट्रा मशीन्स पड़े हुए, स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए, मटेरियल लाइन में रुका हुआ है, उसको यूज नहीं किया जा रहा है, या मशीन एम्प्टी है, मशीन एम्प्टी है, मटेरियल पड़ा है बट हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, ये सभी चीजें हमें कम से कम रखनी है। तो मैंने लाइन को कैसे बैलेंस करना है वो उसमें डिसाइड किया जा रहा है। शेड्यूलिंग का प्रिंसिपल क्या है, ऑप्टिमल ऑपरेशनल सीक्वेंस, शेड्यूलिंग को सीक्वेंस से ही लिंक करना है हर बार। 85 देखिए, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग, एग्रीगेट प्लानिंग पढ़ा अपन ने, RAP, both output and sales should be expressed as a logical overall unit of measuring। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, अलग चीजें लिखी हुई है, एक बार ध्यान से बाद में भी देखना है। एग्रीगेट प्लानिंग, वन ऑफ द मेथड्स इन मॉडिफिकेशन ऑफ डिमांड इज डिफरेंशियल प्राइसिंग। हम कितना अलग प्राइस पे कितना यूनिक चीज बेच पा रहे हैं। 87 पे आइए, इन एग्रीगेट प्लानिंग वन ऑफ द मेथड्स यूज्ड टू मॉडिफिकेशन ऑफ सप्लाई। देखो डिमांड के लिए प्राइसिंग की बात होगी, सप्लाई के लिए हायरिंग एंड लेइंग ऑफ एम्प्लॉइज। हम कितना सप्लाई कर पा रहे हैं वो डिपेंड करता है हमारी कैपेसिटी के ऊपर, हमारी कैपेसिटी डिपेंड करती है तीन चीजों के ऊपर, पैसा, लोग और मटेरियल, ठीक है। चलो, तो यहां पे अगर आप 87 में देखोगे आपको एक ही चीज दी हुई है, एम्प्लॉइज, पैसा और मटेरियल की बात की नहीं है इन लोगों ने। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, इसके पहले क्या था, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन
प्लानिंग था, ये कंट्रोल है। पहले प्लान करोगे फिर कंट्रोल करोगे। क्या है उसमें? ट्रिगरिंग, ये कंट्रोल है, ट्रिगरिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशंस एंड ऑब्जर्विंग द प्रोसेस एंड रिकॉर्डिंग द डेविएशन। कंट्रोल का मतलब क्या है? हमने जो प्लान किया हुआ है उसके हिसाब से चीजें हो रही है या उससे वेरी कर रही है। तो वेरी करना मतलब क्या? डेविएशन चेक करना। बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन, ये उसी की बात हो रही है। ठीक है, चलो 89, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स इज, पहला वाला डिजाइन शीट, वो तो डिजाइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट, अपनी प्रोडक्शन की बात हो रही है। लिस्ट ऑफ मटेरियल, वो तो परचेस प्रोक्योरमेंट के टाइम पे इंपॉर्टेंट है। डी वाला कंट्रोल चार्ट, वो तो प्रोडक्शन कंट्रोल के समय आएगा। सी वाला रूट कार्ड, रूटिंग कैसे हो रही है उसी के बेसिस पे आपका बाकी का चीजें होने वाला है। अच्छा, प्रैक्टिकली रूट कार्ड इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ योर एमपीएस, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। ठीक है, चलो नंबर 90, द वे इन विच वी कैन असेस द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट इज एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड। अगर एक्चुअल से स्टैंडर्ड मैच हो रहा है तो एफिशिएंसी कम है ज्यादा है? ज्यादा है। अगर एक्चुअल कम है स्टैंडर्ड ज्यादा है तो एफिशिएंसी कम हो गई। ठीक है, चलो प्रोडक्शन कंट्रोल इज कंसर्न्ड विथ पैसिव असेसमेंट ऑफ प्लांट परफॉर्मेंस। व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव? एक्टिव असेसमेंट तो नंबर ऑफ आउटपुट, कितना आउटपुट, कितनी यूनिट्स हम जनरेट कर रहे हैं। पैसिव जब मैं बात करता हूं तो अगर डेविएट हो रहा है, देखो डेविएट हो रहा है बट मुझे लॉस हो रहा है, तो ये एक्टिव परफॉर्मेंस होगा कि यार एक्टिवली हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। डेविएट हो रहा है बट चल जाएगा, ठीक है, बफर में है, तो यू कैन से पैसिव परफॉर्मेंस। व्हेन वर्क सेंटर्स आर यूज्ड इन ऑप्टिमल सीक्वेंस टू डू द जॉब। ऑप्टिमल सीक्वेंस मतलब क्या? आपने जो सीक्वेंस लगाया, सी पहली मशीन ने काम किया, दूसरी मशीन ने इमीडिएटली काम चालू किया, दूसरे ने हो गया, तीसरे ने इमीडिएटली काम चालू किया। अगर मैं बोलता हूं पहली मशीन ने काम कर लिया, फिर दूसरी मशीन ने काम करना है, अब दूसरी मशीन चालू होने को 2 घंटे लेंगी, तो मेरा प्रोडक्शन साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो ये क्या बोल रहा है? मिनिमाइज कर रहा है मैं सेटअप टाइम जब हम सीक्वेंसिंग की बात करते हैं। मतलब क्या? एक का खत्म, दूसरे का काम चालू, दूसरा खत्म, तीसरा काम चालू, तीसरा खत्म, फोर्थ काम चालू। वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एक्सपीडिएटिंग या एक्सपीडिटिंग इज, एक्सपीडिटिंग मतलब क्या? क्वालिटी मेंटेन करते हुए फास्ट काम करना। एक्सपीडिएट दी प्रोसेस, ये वर्ड आपने सुना होगा, मतलब क्या? प्रोसेस को फास्ट भगाओ बट क्वालिटी लूज नहीं करते हुए। क्या लिखा हुआ है? टू रिकॉर्ड एक्चुअल प्रोडक्शन अगेंस्ट शेड्यूल प्रोडक्शन। एक्सपीडिएट करो, एक्चुअल को और फास्ट ले लो, उसको रिकॉर्ड कर लो। अच्छा 94 95, आपने शायद स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहीं तो देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा भी होगा, राइट? उसमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आता है कुछ इस तरीके से, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं, जो बेल शेप्ड होता है, राइट? उसके वैल्यूज वगैरह जब हम निकालते हैं, ये हमारे लिए हो जाते हैं जेड वैल्यूज। इसको जेड टेबल या जेड चार्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ये प्रोडक्शन के लिए काम आता है। क्यों? रीजन क्या है? अगर आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखोगे, ये कुछ ऐसा ही है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, यहाँ पे मैच्योरिटी और यहाँ पे डिक्लाइन। समझ रहे हो क्या बात को? तो जब भी मैं कोई भी प्रोडक्शन के रिलेटेड बात करूंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये प्रोडक्शन इसी का है कि ये पूरे प्रोग्राम पे कंट्रोल रखता है। आइडियली जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिसाइडेड है, टेक एनी बिजनेस, टेक एनी प्रोडक्ट, कितना भी भारी हो, वो यही साइकिल से गुजरने वाला है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज आप यहां से यहां तक इस फेज को कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हो, बस उतना ही मैटर है। एक न एक दिन तो तुम गिरने वाले हो, राइट? सी अपन भी बॉर्न हुए, बॉर्न होने के बाद कहीं ना कहीं तो मरने वाले हैं। अपने हाथ में क्या है? अपनी बॉडी मेंटेन रखो, अपनी हेल्थ अच्छी रखो और अपना जो व्हाट वी कैन से लाइफ है उसको बढ़ा लो। बट ऐसा नहीं ना कि आप अमर हो जाओगे, मरेंगे तो सही नहीं एक दिन। प्रोडक्ट की, बिजनेस की सेम बात है। ठीक है, जेड चार्ट कैन बी यूज्ड टू शो बोथ द प्लान एंड परफॉर्मेंस एंड द डेविएशन फ्रॉम द प्लान। ये डेविएशंस यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है ना वो रिकॉर्ड होता है, और यहाँ से नेगेटिव डेविएशन, यहाँ से पॉजिटिव डेविएशन रिकॉर्ड होता है। ये सिलेबस का पार्ट नहीं था, ये अपन ने अभी जस्ट देखा हुआ 94 एंड 95। ये एक्चुअली प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हुआ करता था पहले, न्यू सिलेबस में ही वापस आ गया है, सिर्फ तुम्हारे सिलेबस में ये नहीं था। चलिए 96, आइए लेट्स गो। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन कंट्रोल इन विच एरिया? कंप्यूटर्स मतलब ऑटोमेशन। देखो फॉलो अप मैनुअल करना पड़ेगा, बिकॉज हमें ट्रैक करना है, एक एक से बात करनी है। लेबर को कंट्रोल रोबोट नहीं कर सकता, इधर खाना मत खा, काम कर, नहीं कर सकते। देयर हैज टू बी सुपरवाइजर। ठीक है, दूसरा डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देना है। कंप्यूटर कोई भी टाइम पे कोई भी इंफॉर्मेशन दे देगा, कंट्रोल रखना है, इंसान की जरूरत पड़ेगी। बट लोडिंग करना, शेड्यूलिंग करना, असाइनमेंट, सबके फॉर्मेट्स फॉर्मूलाज रेडी है, डायरेक्टली कंप्यूटर काम कर सकता है। ठीक है, The following establishes time sequence। अरे वापस टाइम सीक्वेंस क्या आएगा? शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन था। अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स डिपेंड्स ऑन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस व्हिच हैपन। अरेंजमेंट ऑफ मशीन डिपेंड्स अपॉन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। देखिए अगर आपका सीक्वेंस डिसाइडेड है क्या होना है क्या नहीं होना है, ये कौन से केस में होगा? असेंबली लाइन के केस में होने वाला है। असेंबली लाइन कहां था? प्रोडक्ट लेआउट में आता है। 99 इशूइंग नेसेसरी डेटा। देखो वापस से इशूइंग या रिलीजिंग कहां आएगा? इशू करना, रिलीज करना, डिस्पैचिंग में। 100 कार्ड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट टू बुक द लेबर इन्वॉल्व।
इज कॉल्ड एज जॉब कार्ड। एक जॉब करने के लिए कितना समय लगा, एक प्रॉपर जॉब कार्ड मेंटेन होता है, उस पे वो जॉब का नाम लेबर 1 लेबर 2 इतना समय, इफेक्टिव आउटपुट प्रॉपरली लिख करके दिया जाता है। ठीक है, सो इसके पहले रूट कार्ड देखा अपन ने, यहां जॉब कार्ड है, ये सभी पार्ट्स किसके हैं, एमपीएस मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के। एक और चीज आती है, आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए एक बिन कार्ड होता है, BIN, सुना होगा या तो याद भी होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने सुना तो है कहीं ना कहीं, बिन कार्ड होता है। प्रोडक्शन जब अपन करते हैं तो उसमें दूसरा होता है बॉम, बिल ऑफ मटेरियल्स, ये भी पढ़ा होगा तुमने। एक आउटपुट के लिए कितना कितना इनपुट लगता है उसका बॉम्ब बनाते हैं, बिल ऑफ मटेरियल्स की एक आउटपुट को कितना इनपुट लगा, कितना क्वांटिटी लगा, उसका कितना खर्चा आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट 100 हो गया ना। चलो 101, कॉस्ट रिडक्शन कैन बी अचीव्ड थ्रू, कैसे समझेगा, वर्क सैंपलिंग, सैंपल करोगे तो आपको कहां से समझेगा कि कॉस्ट रिडक्शन अचीव तो नहीं होगा, समझेगा कि हुआ या नहीं हुआ है, सैंपल करके असेस करेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर वैल्यू एनालिसिस। देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई चीज 100 रुपए को बेच रहे हो बट उसमें वैल्यू 10 रुपए की जा रही है, तो आप क्या कोशिश करोगे, या तो उसको 10 रुपए को बेचो या तो उसकी क्वालिटी ऊपर बढ़ाओ 100 रुपए तक की लाओ। बोथ शुड मैच, हमने पढ़ा ना आज, फंक्शन एंड फॉर्म शुड मैच, जो दिख रहा है उतना उसका एबिलिटी भी होना चाहिए, तो वो चीज मैच करना है, तो कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू एनालिसिस। आइए आगे नेक्स्ट 102, एडिशन ऑफ वैल्यू टू रॉ मटेरियल्स थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अलग डेफिनेशन प्रोडक्शन का, फोर्थ डेफिनेशन था ये। ठीक है, एक बार बताओ जरा कौन से देखे, कन्वर्जन इनपुट टू आउटपुट, ट्रांसफॉर्मेशन इनपुट टू आउटपुट, कन्वर्जन इनपुट टू आउटपुट, एडिंग वैल्यू, एंड फोर्थ वन वैल्यू, एडिंग वैल्यू टू रॉ मटेरियल थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 103, most powerful and popular method for solving LPP is not simple, that is simplex। चार मेथड है, सिंप्लेक्स, ग्राफिकल, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट। ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट अपन पढ़ चुके हैं, असाइनमेंट में 4-5 टेक्निक है जिसमें से एक हंगेरियन टेक्निक था, ट्रांसपोर्टेशन अलग था। ग्राफिकल मेथड आपने बचपन में वो ग्राफ बनाया होगा, फिजिबल रीजन निकाला होगा, वो ग्राफिकल मेथड था। हमने जो आज किया एलपीपी में, जो हमने किया ना, हमने तो सिर्फ प्रॉब्लम को स्टेट किया, कंसिडरिंग दी कॉन्स्ट्रेंट्स, इसका सॉल्विंग का मेथड सिंप्लेक्स मेथड है, राइट। चलिए 104 क्या दिया हुआ है, इन रिसेंट ट्रेंड which suggests that producing a high volume, high quality in some minimum amount of resource, lean production, lean operations पढ़ा है आज। ठीक है, 105 पे आइए, 105 पे आइए, 105, effective capacity cannot be determined by which of the following factors। प्रोडक्ट डिजाइन कुछ संबंध नहीं है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी नहीं, फैसिलिटी नहीं, तो डिपेंड किस पे करता है इफेक्टिव कैपेसिटी, इफेक्टिव कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्टिविटी में क्या देखा हमने, आउटपुट इनपुट पे डिपेंड करेगा, कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, देयरफॉर नन ऑफ द अबव। ठीक है, नंबर 106, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द मैनेजमेंट शुड ट्राई टू चेंज इट्स अप्रोच बाय चेंजिंग इट्स स्ट्रेटेजी फ्रॉम बाय माय प्रोडक्ट टू ट्राई माय प्रोडक्ट, कौन से फेज में। देखिए 106 क्वेश्चन जो है ये अपने सिलेबस का ही है, बट अपन ने इसको देखा नहीं अभी तक डायरेक्टली, कहीं लिखा हुआ नहीं था कुछ इसके बारे में, पर समझते हैं। बाय माय प्रोडक्ट, आपका मार्केट नया नया है, आप मार्केट में एंटर किए हो, आपका प्रोडक्ट नया, आपकी कंपनी न्यू है, आप लोगों को अवेयर कर रहे हो पहले। ठीक है, लोगों को अवेयर कर रहे हो और वहां पे आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे लोगों को बोल रहे हो कि आप मेरा प्रोडक्ट परचेस करिए, आप मार्केटिंग वगैरह कर रहे हो। नाउ यू आर एट अ स्टेबल पोजीशन, यू आर ग्रोइंग। अब ग्रोइंग के फेज से आप जब मैच्योरिटी के फेज में जाते हो, जब आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता है, तो आप उनको इंसिस्ट नहीं करोगे आप बाय करिए, आप सिर्फ बोलोगे आप ट्राई करके देखिए, आपको ये फायदा मिलेगा। क्यों? बिकॉज आपके पास फीडबैक है। लोगों को पहले हमने बोला था बाय करो, उन्होंने बाय किया, बाय करके उन्होंने फीडबैक दिया, हमें ये फीडबैक मिल गया, तो आज हम क्या बोलोगे, आप ये ट्राई करिए, आप ये बाय मत करिए। गेटिंग द पॉइंट, यस और नो, राइट। चलिए आगे 107, कंडक्टिंग ओकेजनल चेकअप is inspecting a particular thing, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। Which one of the following is standard inspection test? 903 याद आ रहा है क्या? इंस्पेक्शन भी था ना उसमें, 901 में सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, 901 में सब थे, 2 3, राइट। चलिए विथ रेफरेंस टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अरे नहीं इसको मार्क करते, सेकंड क्वेश्चन है सीपीएम पॉइंट वाला, पेंडिंग रखा है उसको। 110, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। चारों पढ़ने पड़ेंगे, नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। अ मशीन इज टेक्निकली ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब खत्म हो गई, उसका मार्केट नहीं है, वो चल नहीं रही है। व्हेन अनदर मशीन कैन डू द सेम जॉब मोर एफिशिएंटली एट अ लोअर कॉस्ट। तो आपके पास एक प्रोडक्ट है जो काम कर रहा है, बट उससे बेहतरीन काम उसी कॉस्ट में, उससे कम कॉस्ट में दूसरा प्रोडक्ट कर रहा है, तो पहले वाला प्रोडक्ट ऑब्सोलीट, कोई यूज का नहीं है, राइट। सेकंड देखना, तो ये तो ट्रू है ना, ये तो सही है। सी देखना, वियर एंड ऑब्सोलेसेंस आर द टू मेन कॉजेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ क्या अपने अकाउंट्स में,
डेप्रिसिएशन इज क्या, वियर एंड टियर ऑफ एसेट ड्यू टू व्हाटएवर रीजंस, राइट, एक्सीडेंट हो गया, रिडक्शन इन वैल्यू हो गया, पैसेज ऑफ टाइम हो गया, एक्सेट्रा। सेम चीज यहां पे दी हुई है, ऑब्सोलेट हो जाता है, वियर एंड टियर हो जाता है, तो आप क्या करोगे, मशीन डेप्रिशिएट हो गई, आप क्या करोगे, न्यू मशीन लोगे, रिप्लेस करोगे, ठीक है, तो ये भी सही है। बी देखिए, द टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ नहीं, the two types of cost of premature replacement and cost of breakdown need to be balanced। प्रीमेच्योर रिप्लेसमेंट मतलब क्या, मैंने मेरी मशीन को रिप्लेस कर दिया बट मेरी मशीन अभी भी चलने के लायक थी, मैंने ऐसे ही रिप्लेस कर दिया, प्रीमेच्योर, मैच्योर नहीं होने दिया उसको। या फिर दूसरा क्या है, ब्रेकडाउन, मतलब मशीन को रिप्लेस करने की जरूरत है बट मैंने तो रिप्लेस ही नहीं किया, वो कंटिन्यूस खराब होते जा रही है। तो एकदम रिप्लेस नहीं करना और जल्दी रिप्लेस करना दोनों भी गलत है, दोनों को बैलेंस करना है जब सही समय है। क्वेश्चन सॉल्व किया ना अपन ने 7th ईयर के एंड में, पूरा एनालिसिस निकाले अपन ने, कहां कॉस्ट कम से कम जा रहा है वहां पे उसको रिप्लेस करेंगे अपन, ठीक है। आइए लास्ट वाला, प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस यूजिंग लुब्रिकेशन, क्लीनिंग, पीरियोडिक ओवरहॉल। ये तो रूटीन मेंटेनेंस हो गया ना, प्रिवेंटिव में तो हमने कुछ मेजर चेंजेस करने हैं ताकि आगे जा करके ये नहीं हो क्या, शट डाउन नहीं होना चाहिए। सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए 111, 112, 113, 114 एक बार फटाफट रीड करिए, गो फॉर इट फास्ट। क्या है 111 टू डिटरमाइन, क्या हो तो क्यों हंसी, चलो अभी तक एमसीक्यू समझे क्या, ये तो सिर्फ इसको तो कुछ भी पूछा ना, वहां भी नहीं दिख रहा, वहां दिख रहा, हाँ हाँ समझा, हाँ बता 108 कौन सा एमसीक्यू था, तीसरे पेज पे पहले एमसीक्यू कौन सा था, पता होना चाहिए, बाकी को पता है, नहीं मुझे भरोसा ना उनको पता है। चलो आगे बढ़े, ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों अपन क्लास में, ओएम का क्लास चालू है, ये ओएम के एमसीक्यूज है, ठीक है। चलो हाँ कहां थे अपन, 111 बाकी था ना। टू डिटरमाइन वेयर दी प्लांट शुड बी लोकेटेड फॉर मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी इज फैसिलिटी लोकेशन, ठीक है, कहां उसको एक्चुअल में हमने रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स डील्स विद द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लाई ओरिजिन टू डिमांड ओरिजिन, ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा नहीं है, सप्लाई से डिमांड, यहां से तना शिफ्ट करो, ठीक है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनेंस इज टू एक्सटेंड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट विदाउट सैक्रिफाइसिंग द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस भी चाहिए, इनफैक्ट ग्रोथ में चाहिए परफॉर्मेंस, और आपको यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन भी आगे रखनी है। नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंट ट्रेंड्स इन्वॉल्व्स अ ड्रास्टिक मेजर फॉर इंप्रूवमेंट, ड्रास्टिक मेजर मतलब फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन, सब कुछ चेंज कर देगा, तो ड्रास्टिक चेंज ला रहा है, क्या है, बीपीआर, री इंजीनियरिंग। 115, which of the following process types is used when a very high standardized material product is desired to be produced, continuous repetitive decide कर लो और production करते रहो, ठीक है। which of the following aims at finding the best and most efficient way of using available resources, men, material, money and machinery, best and most efficient way, जो आपका वर्क स्टडी में हम समझेंगे। वर्क स्टडी में मेथड स्टडी है, मेथड में मोशन है, वर्क स्टडी में दूसरा टाइम स्टडी है, जहां पे हम मेजरमेंट ऑफ टाइम करते हैं। सभी चीजें क्यों कर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। सीपीएम पढ़ का तीसरा एमसीक्यू। नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एडवांटेज क्या है, क्वालिटी बढ़ेगी, हाँ, सेफ्टी बढ़ेगी, हाँ, लार्ज स्केल रिपेयर कम होंगे, इंक्रीज्ड ब्रेकडाउन, अरे नहीं ना, इंक्रीज ब्रेकडाउन क्यों होगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से, डिक्रीज होगा ना उल्टा, सो डिक्रीज्ड ब्रेकडाउन इज द advantage, this is not the advantage. Which of the following establishes sequence, वापस से scheduling। 120, with reference to aggregate planning identify which of the following statement is not correct, intermediate term planning है, हाँ MCQ भी था इसके ऊपर, it is made operational through a master schedule, ये भी पढ़ा हुआ है, facility planning and scheduling are closely related, ठीक है, it deals with strategic decisions, अरे वो तो SM के अंदर में है, such as purchase of facilities, introduction of new product, ये SM के अंदर का पॉइंट है। आइए 121, a route sheet or operation layout one has to show every work center operation to be done in that work center, मतलब क्या, आपको अंदर का
लेआउट बनाना है, प्लांट का लेआउट बनाना है, तो आप क्या करोगे? 10 जगह है, 10 मशीन रखने, कौन सी मशीन कहां काम करेगा, कौन सी मशीन से कहां जाना है, ये लेआउट बनाना है। उसको हम क्या बोलते हैं? रूट शीट और ऑपरेशन लेआउट। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, इसको ये तो अपन ने सीपीएम पर्ट के लिए दिया ना, इसको अपन ऐसे लिखते हैं। कन्वर्जन ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज नोन एज, अब देखिए यहां पे प्रोडक्शन लिखा हुआ है क्या? नहीं। मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो क्या सिलेक्ट करेंगे? ऑपरेशन, बट ये भी है गलत। चलिए 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट लेआउट प्रिंसिपल? प्लांट लेआउट का प्रिंसिपल बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रैवल। याद है क्या वो येलो बॉक्स में 6 प्रिंसिपल पढ़े अपन ने आज? नहीं याद है? पक्का क्या? ये दिखाऊं? मुझे पता है ना अच्छे से तुमको क्या याद रहता क्या नहीं रहता। हाँ, ये देखो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रैवल। यहां क्या दिया हुआ है आपको? प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम ट्रैवल। मैक्सिमम ट्रैवल नहीं, मिनिमम ट्रैवल होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल्स याद करना बोले थे तुमको मैंने, कब याद करोगे? आज। मुझे अच्छे से पता है आज तुम यहां से फ्री होने बाद क्या करने वाले हो। वो बोलने लायक चीजें नहीं है यहाँ पे, तुम्हें शांत हो। हाँ, वो कहाँ गया? अच्छा तू यहाँ बैठा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए एलिमेंट गाइडलाइंस, आईएसओ 9004 था क्या? आईएसओ 9004 था क्या? हाँ 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 हाँ। ये बी ऑप्शन था क्या? हाँ। सी था क्या? हाँ। चलो ये सीपीएम पर्ट का है, बट सीपीएम पर्ट समझने की जरूरत नहीं, इसके लिए ध्यान दो। इन अ नेटवर्क डायग्राम एक्टिविटी दैट मस्ट बी कंप्लीटेड प्रायर टू स्टार्टिंग अ न्यू एक्टिविटी। एक्टिविटी दो एक्टिविटी है, प्रीडिसेसर और सक्सेसर। सक्सेसर होने के बाद, प्रीडिसेसर होने से पहले, तो प्रायर होने से पहले क्या? प्रीडिसेसर। अपन ने तो पढ़ा हुआ ही है, याद है क्या? 126, identify which of the following is not the objective of maintenance to keep the downtime at maximum। अरे downtime at minimum रखना है। Last, which with reference to characteristics of a good product design, which of the following ease of manufacture with minimum cost? प्रोडक्टिबिलिटी, जितना ज्यादा यूज जितने कम कॉस्ट में। इसी के साथ ओएम के एमसीक्यूज होते हैं खत्म। आइए एसएम के एमसीक्यूज, चलो लेट्स गो। ट्रोफल्स बाद में करेंगे। हाँ हाँ कल। मैं तो क्या बोलता, अपन ना रोज 6-6 घंटा भी क्लास लेंगे, बाकी सब जगह भाड़ में ना, सब सब ये करना है। 2 दिन बाद मैं अकेला आके पढ़ाऊंगा खुद को। हाँ हाँ वही ना, तो खुद को ही पढ़ाऊंगा ना मैं, कैमरा में मैं खुद को ही देख पा रहा हूँ ना। चलो लेट्स गो। एसएम के एमसीक्यूज ज्यादा नहीं है, 70 है सिर्फ। 70 भी नहीं एक्चुअली, 70 - 3 है, 67 है शायद एग्जैक्टली। हाँ ये देखो 62 ही है, कितने कम है। चलो लेट्स गो। क्या? चलो आगे बढ़े। चलो इसी बात पे आगे बढ़े। आगे बढ़े बोले तो नहीं, अरे 1 ही घंटा बाकी है। 5 मिनट ब्रेक, 1 घंटे के बाद। चलो अरे 2 चीजें बाकी है, ये भी करना है और उसके बाद वो भी करना है ना, क्या अपना मॉक टेस्ट डिस्कशन, वो करेंगे। फिर समय बचा तो ट्रोफल्स लूंगा, बट ये तो मेरे को पक्का करवाना है। और वो कौन सा अपना एमटीपी डिस्कशन भी करेंगे, एमटी डिस्कशन जल्दी हो जाएगा। चलो लेट्स गो। पहला ही कंसेप्ट, ब्रेक ब्रेक नहीं, बेंचमार्किंग है वो। चलो आ जाओ, बेंचमार्किंग। बेंच पे मार्किंग कर रहे हो? नहीं मेरे को ऐसा लग रहा हो हरीश का ऐसा होगा कि जंद ये वैसे भी नहीं पल्ले पड़ रहा, सच्चा मैं और कुछ करता हूं। पीडीएफ देख रहा था, अरे इतनी पढ़ाई मत करो यार। चलो 5.5 घंटे हो गए, उसमें से 1 घंटा तो ब्रेक लिया था तुमने। हाँ हाँ, तो 4.5 घंटे हो गए, 4.5 ही घंटे हुए। तुमको पता है मैंने लास्ट अटेम्प्ट का मैराथन 14.5 आवर्स चला था एक दिन, एक ही दिन में। सुबह चालू किया था हमने, हम रात को 12 बजे तक बैठे थे। बैठ सकते अपन आज, बट अपन ने अपने अच्छे स्पीड में अच्छी चीजें कवर कर ली है। नहीं बट आप देखोगे ना, वो 14.5 आवर्स में ना हमने क्या किया था, जो कैप्सूल में किया ना अपन ने रोज 2-2 घंटे, वही चीज एक दिन में की थी प्रॉपरली। तो हर कंसेप्ट लिया, रिवाइज नहीं, प्रॉपर एक्सप्लेन करके ये करके आगे बढ़ते गए। बट उससे मेरे को बेटर ये लगा कि पहले अपन ने समझ लिया 10 दिन के अंदर में, अब सब कुछ दिमाग में है, अब मैं वो रिकॉल करवा रहा हूँ। तो आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी भी यहाँ पे टेस्ट होते जा रही है फटाफट से। हालांकि मुझे पता है उसमें काफी लोग फेल हो चुके हैं, रिकॉल नहीं हो रही, आधी चीज है, बराबर ना। चलो लेट्स गो।
सो बेंचमार्किंग पहला। अच्छा, बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है? स्कूल में अगर आप देखोगे, जब आप स्कूल में थे तो एक स्टूडेंट कोई तो भी होता होगा, तुम पे तो यकीन नहीं है मेरे को, तुम्हारे अलावा और कोई होगा जो अच्छे मार्क्स स्कोर करता होगा। हाँ, तो अच्छा जान दो, कहने का मतलब ये है कि अपन कंपैरिजन करते हैं कि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो एक दिन अंबानी की कंपनी को रिप्लेस कर देंगे, बराबर। तो अपन कंपैरिजन किससे करते हैं? टॉप मोस्ट से करेंगे कि मुझे उतना पहुंचना है, उसके बाद मैं और आगे बढ़ूंगा भले। तो उसी को हम बोलते हैं बेंचमार्किंग। तो बेंचमार्किंग क्या, जो भी बेस्ट चीज अवेलेबल है उनके साथ आप कंपेयर करिए, सो दैट आपका परफॉर्मेंस उस लेवल पे इंक्रीज हो। दिस इज कॉल्ड एज बेंचमार्किंग। नेक्स्ट, सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। आज अभी पढ़ के आए हैं, आप अपने आप को अलग करना चाहते हो लोगों से, क्योंकि आप ये कैसे कर पाओगे? बेसिकली आपको लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी या बायर लॉयल्टी, हर बार वो इंसान आपके पास आना चाहिए प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ बीपीआर, कितने बार आया है ये क्वेश्चन? फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन, तीसरी चौथी बार अपन डिस्कस कर रहे हैं इसको। कंसेप्ट में भी डिस्कस किया था 3-4 बार, एमसीक्यू भी एक बार आ चुका है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज व्हाट? डीपर लेवल ऑफ बेसिक अजम्पशंस एंड बिलीव्स दैट दोस पीपल आर फॉलोइंग। हमारे क्लास का कल्चर क्या है? लोग प्लेन उड़ाते हैं, बराबर ना? और ये प्लेन उड़ाने की बात निकली, मुझे बताओ, जब भी प्लेन उड़ाने की बात आएंगी तुम्हारी बैच की याद आएगी कि नहीं? मेरे को सामान की बात आई याद, तो याद आएंगे ना बैच बराबर ना? कहने का मतलब क्या है? The batch, the people, the organization are known by the people. What those people do, what are those beliefs? So organizational culture. चलो आगे। Innovation, गलत बोला क्या मैंने कुछ? तुम जानते हो उन्होंने कुछ अलग डेफिनेशन निकाली सामान की वो अपनी डेफिनेशन नहीं है। हाँ, इनोवेशन का मतलब क्या है? रेस्पॉन्डिंग, अरे तो ऑनलाइन में शिफ्ट हो चल। इनोवेशन स्ट्रेटेजी इज रिस्पॉन्डिंग टू एंटिसिपेटिंग कस्टमर्स एंड मार्केटिंग डिमांड्स। अच्छा मुझे बताओ ये कितना करेक्ट है एमसीक्यू? मुझे गलत लगता है। मार्केट में डिमांड अवेलेबल है, कस्टमर को जो चाहिए तुमने समझा, आपको इनोवेट करने की जरूरत नहीं ना हर बार, आप क्रिएटिवली चीजों को रिस्पॉन्ड कर सकते हो, बट इन्होंने एज अ स्ट्रेटेजी उसको इनोवेशन बोला हुआ है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इज अ कोर्स ऑफ एक्शन वेयर देयर आर सम चॉइसेस, रिसोर्सेज यूज करने हैं और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। नेक्स्ट, एसबीयू इज डिफाइंड एज an and a division of an organization that enables manager to have better control। आप accountability रख सकते हो, हर एसबीयू का एक सीईओ होता है, ये वो बात है। इंडियन एयरलाइंस decreasing the airfare on Delhi Mumbai sector following the introduction of no frills airlines would be an example of। अगर आप कहीं भी प्राइसिंग डिक्रीज कर रहे हो, सी कॉस्ट लीडरशिप में हमने क्या देखा? हमारी प्राइस सबसे कम रहेंगे, मतलब हमारा कॉस्टिंग सबसे कम रहने वाला है। प्राइस लीडरशिप में क्या हो रहा है? हमारा प्राइस सबसे कम रहने वाला है, तो हमने सबसे कम प्राइस कर दिया, अब बाकी लोग भी इस प्राइस के कंपटीशन में आ गए, जैसे कि जियो था, सेम चीज यहां दी हुई है। कॉस्ट में कॉस्ट कम करना है, प्राइस में प्राइस कम करना है। जरूरी नहीं ना तुम प्रॉफिट बढ़ा दोगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन मार्क इन बीसीजी मैट्रिक्स इज एन इन्वेस्टमेंट विच यील्ड्स लो करंट इनकम। क्वेश्चन मार्क कहां था? राइट हैंड साइड पे था, क्या था वो? मार्केट ग्रोथ है बट मार्केट शेयर कम है, ठीक है। सो इट हैज ब्राइट मार्केट ग्रोथ बट आपका इनकम कम है क्योंकि आपका शेयर कम है। फॉर एन एंटरप्रेन्योर विजन इज बिफोर द मिशन। टिपिकली प्रॉफिट्स आर हाईएस्ट इन विच स्टेज? इन द ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ पे सेल्स भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, मेच्योरिटी पे कम होगा, डिक्लाइन पे बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, in BCG matrix is based on 2 dimensions। कौन सा? market share and market growth। strategy of Reliance Group in India would be a good example of conglomerate diversification। क्यों? हर अलग अलग सेक्टर में है, कहां पे भी वर्टिकल इंटीग्रेशन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन नहीं है। ये आपको पेट्रोल बेचते हुए भी दिखेंगे, ये आपको मोबाइल बेचते हुए भी दिखेंगे, ये आपको सब्जियां बेचते हुए भी दिखेंगे, रिलायंस बाजार, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एन एक्टर इन बॉलीवुड हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वुड बी अ कोर कंपिटेंसी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जो ये कर पा रहा है और कोई नहीं कर पा रहा, ठीक है। इन अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैश काउज इंडिकेट, कैश काउ मतलब अपना शेयर ज्यादा है बट मार्केट में ग्रोथ कम है, बट मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा। नंबर 16, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर्स इट्स सप्लायर, सप्लायर की तरफ बैकवर्ड, कस्टमर की तरफ फॉरवर्ड, लिखवा के दिया अलग से, समरी भी दी हुई है इसकी। चलो उसके बाद सिलेबस में नहीं है, डेल्फी टेक्निक पढ़ो जरा क्या है। It is a method of obtaining a systematic refined consensus from the group of experts। सभी एक्सपर्ट लोगों ने हमें एक ही सजेशन दिया कि ऐसा करो ऐसा मत करो, जो भी एक ही सजेशन, सभी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ने, इसको क्या बोलेंगे? डेल्फी टेक्निक, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज सर्टेन बेसिक टास्क्स एज फॉलोज: टू मॉनिटर प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 2,
टू डिजाइन द कोर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। डायरेक्टर्स, देखो शेयर होल्डर में से डायरेक्टर बन गए, डायरेक्टर में से आप मैनेजमेंट अपॉइंट करोगे। क्यों? आपके जितने भी स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस है, हमें ये करना है, हमें तो एसबीओ बनाना है, हमें ये प्लानिंग करनी है, वो सभी एग्जीक्यूट करने के लिए फिर वो टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा, वो अलग अलग मैनेजमेंट को लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल पे अपॉइंट करेगा। मैकेंजी 7S स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क बताओ जरा। स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी, स्टाफ, स्किल्स, सिस्टम्स, शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल, यही चीजें पढ़िए अपन ने। What are the enduring statements of purpose that distinguish one business from the other? Enduring statement of purpose, purpose विजन की बात हो रही है, विजन को फर्दर बाइफरकेट किया जाता है मिशन स्टेटमेंट में, ठीक है। आउटसोर्सिंग इज व्हाट? परचेस ऑफ अ वैल्यू क्रिएटिव एक्टिविटी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर। क्या यही सब कॉन्ट्रैक्टिंग में डिस्कस किया था हमने? सब कॉन्ट्रैक्ट ओएम के अंदर में सब कॉन्ट्रैक्ट था, एसएम के अंदर में वही चीज आउटसोर्सिंग के नाम पे है। हमने और किसी के पास से काम करवा के ले लिया बिकॉज हम वो काम नहीं कर पा रहे, मे बी बिकॉज ऑफ कॉस्ट, मे बी बिकॉज ऑफ दैट पर्सन इज एन एक्सपर्ट। फिर 22, फॉर एन एक्ट्रेस इन बॉलीवुड हर प्रिटी फेस वुड बी एन स्ट्रेटेजिक एसेट। सी दो चीजें हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था और प्रिटी फेस है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस क्या था? कोर कंपिटेंसी। प्रिटी फेस क्या है? स्ट्रेटेजिक एसेट। क्या डिफरेंस है और क्यों? क्या डिफरेंस और क्यों? कोर कंपिटेंसी डेवलप करनी पड़ती है, नहीं ये भी डेवलप करना पड़ता है। हाँ मतलब काफी हद तक मेंटेन तो करना पड़ेगा, मेंटेन करेंगे ऐसा। ये क्या किया तूने? जान दो, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ चलो। अच्छा देखिए, जब भी क्वालिटी की बात होगी ना यहाँ पे, जैसे कि प्रिटी फेस वगैरह होगा, जो चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। सी एसेट इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव, कोर कंपिटेंसी इज व्हाट दैट यू डेवलप। तो परफॉर्मेंस आपको देते रहना पड़ेगा बार बार। एक खराब परफॉर्मेंस, कोर कंपिटेंसी चली गई, राइट। प्रिटी फेस हमेशा रहने वाला है ऑब्वियसली अंटिल अनलेस यू मेंटेन इट, बट व्हेन यू कंपेयर बोथ ऑफ देम, एक चीज डेवलप करनी पड़ रही है, एक चीज आपके पास ऑलरेडी है। सो एक स्ट्रेटेजिक एसेट जो आपके पास है, जिसके बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ उसमें ग्रोथ डेवलपमेंट करते आएगा। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज कंसर्न विद स्टेटिंग द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ मिशन, गोल्स, कॉर्पोरेट अप्रेजल, पोजीशन ऑडिट एंड गैप एनालिसिस। इसको एक बार देख के जाना है बाद में। आइए नंबर 24, स्ट्रेटेजिक चॉइस। अच्छा ये देखिए, ये क्या था? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। और ये क्या है? स्ट्रेटेजिक चॉइस makes a statement about corporate strategy as well as business strategy. They are one and the same. कैसे क्या? Corporate strategy और business strategy. Business a group of entities which is working. Corporate वो मतलब देखिए, ये इसका पेरेंट हो गया, मतलब टाटा मोटर्स इसका पेरेंट, टाटा सन्स, राइट। गूगल में हमने देखा था, गूगल का पेरेंट अल्फाबेट। अगर बड़ी स्ट्रेटेजी जो बन रही है वो और ये सेम है, ऐसे होने के चांसेस कितने हैं? ये सेम ही रहने वाले, दे आर इन सिंक ओनली। अगर पेरेंट की स्ट्रेटेजी अलग है और ये जो उसका कौन सा एंटिटी, अपन क्या बोल सकते हैं, सब्सिडरी है, एसोसिएटेड जो भी है, इसकी स्ट्रेटेजी अलग है, तो ये एक पेरेंट कंपनी हो ही नहीं सकता। पेरेंट कुछ अलग फॉलो कर रहा है, उसका जो ये है क्या बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी कुछ अलग फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। दे आर ऑलवेज इन सिंक, ये अपन पढ़ भी चुके हैं। डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे वेरी फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। इट मे पार्टिसिपेट इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ऑप्शन नंबर 1, इट कॉन्स्टेंटली ओवरसीज द कंपनीज मिशंस, ऑब्जेक्टिव्स। कॉन्स्टेंटली ओवरसी करते क्या? नहीं, एक बार बना दिया छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट, इट अप्रूव्स इश्यूज लाइक R&D, फॉरेन कोलैबोरेशंस, लिंकेजेस विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तीसरा देखो, कैपिटल बजटिंग, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, ये मैनेज टॉप मैनेजमेंट नहीं करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं करेंगे, इसके लिए लोग रखे हुए हैं डिपार्टमेंट में। इट ट्राइज टू एंश्योर दैट कंपनी रिमेन्स अलाइंड विद चेंजिंग सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, लोग रखे हुए हैं। ओवरसीज ओनली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसके लिए भी फाइनेंस डिपार्टमेंट रखा हुआ है। तो मैं क्या करने वाला हूं? अप्रूवल का काम, R&D हो गया, फॉरेन कोलैबोरेशन, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिससे कंपनी एक्सपांड हो सकती है। नंबर 26, ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी। ऑफेंसिव मतलब क्या? एक होता है ऑफेंसिव, एक होता है डिफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब क्या है? देखिए, फॉर दोज कंपनीज हु आर स्ट्रांग इन द मार्केट बट नॉट लीडर्स माइट कैप्चर अ मार्केट शेयर फ्रॉम अनदर लीडर। ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी, मैंने ऐसा कुछ किया जो एग्जैक्टली ऑपोजिट है ऑफ द लीडर हु इज डूइंग इन द मार्केट, और मैंने अपना नाम उसमें कमा लिया, तो उसकी पोजीशन गई, पोजीशन मुझे मिल जाएंगी। गेटिंग दी पॉइंट? सभी लोग कॉलिंग एसएमएस पे फोकस कर रहे हैं, जियो ने इंटरनेट पे फोकस किया, तो जियो ने बेसिकली क्या करके दिखाया? भाई तुम कॉलिंग कर रहे हो, एसएमएस कर रहे हो ना, मैं तुमको इंटरनेट देता हूं, उससे दोनों काम हो जाएंगे। आज देखो ना, लोग व्हाट्सएप कॉल ज्यादा यूज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ज्यादा यूज करते हैं। मुझे मैसेज करना नहीं बोलते अपन, मुझे व्हाट्सएप करना, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना बोलना चाहिए ना, दिस इज राइट इंग्लिश आइडियली, बट अपन क्या बोलते हैं? मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ देना बस। तो मतलब क्या, तू व्हाट्सएप कर देगा मुझे?
जेरोक्स मशीन से कॉपी निकालो और जेरोक्स करो, रिप्लेस कर दिया ना अपन ने वर्ड, ये वो चीज है ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी। डिफेंसिव स्ट्रेटेजी क्या है? डिफेंसिव स्ट्रेटेजी वो होती है जहां पे हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि सामने वाला कहीं आके मुझे ओवरटेक ना कर ले, सो आई एम डिफेंडिंग। ऑफेंडिंग मतलब मैं उसका अगेंस्ट जा रहा हूं, उसके क्रॉस में कुछ कर रहा हूं, उसकी पोजीशन में लेना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए, सेल्स फेमस, सेल कंपनी का नाम है, फेमस एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑफ देयर इज अ बिट ऑफ स्टील इन एवरीवन्स लाइफ वाज मेंट टू अचीव इट्स मिशन। अब देखिए, इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग आपको सेल क्या है, उसका मिशन क्या समझना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आ जाएंगी चीज, ठीक है। इसको अपन इग्नोर कर रहा है। आइए, मार्केटिंग रिसर्च स्टडीज आर अंडरटेकन टू मेजर ब्रांड लॉयल्टी, टू प्रेडिक्ट मार्केट पोटेंशियल, टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट प्राइस, कितना कौन सा प्रोडक्ट का कितना रिलेशन, प्राइस का रिलेशनशिप, टू मेक आउट अ केस फॉर रिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी। अगर आपकी चीजें चेंज हो रही है तो मार्केटिंग का काम है ये सभी चीजें करना। आगे, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इज हाई इन लो रिटर्न इंडस्ट्रीज। लो रिटर्न इंडस्ट्रीज मतलब कम प्रॉफिट मार्जिन वाला इंडस्ट्री, इसमें कंपटीशन ज्यादा है, मतलब क्या हुआ इसका, कैसे? इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इज हाई इन लो रिटर्न इंडस्ट्रीज, हाउ? जहां कम प्रॉफिट है वहां पे कंपटीशन ज्यादा क्यों होगा? जहां ज्यादा प्रॉफिट है वहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा ना? नहीं, जहां प्रॉफिट मार्जिन लो है वहां वॉल्यूम ज्यादा होता है। आप कोई भी देखो, मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करता हूं, अपन बोलते हैं ना जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको बहुत पैसा कमा सकता हो, क्यों? प्रॉफिट मार्जिन 0.5%, 0.2%, इतने प्रॉफिट मार्जिन उनके रहते हैं। उनके पास से जो खरीद करके बेचेंगे आगे वो 50%, 100% कमाता है, बट स्टिल मैन्युफैक्चरर अर्न्स मोर, व्हाई? प्रोडक्शन लेवल, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो ये वॉल्यूम का गेम है पूरा, इसके लिए कंपटीशन ज्यादा होता है, ठीक है। आइए उसके बाद, अनसॉफ प्रपोज दैट फिलिंग द कॉर्पोरेट गैप स्ट्रेटेजी वन फॉलोज 4 स्ट्रेटेजीज। क्या क्या पढ़ा अपन ने, याद आ रहा है क्या? मार्केट आइडेंटिफिकेशन, अगर मार्केट नया है तो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट नया है तो, पोजिशनिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन, पोजिशनिंग पेनिट्रेट करना, अपनी पोजिशन बनाना, और डाइवर्सिफिकेशन, अगर मार्केट भी नया, प्रोडक्ट भी नया है तो। याद आ रहा है क्या पढ़ा ना अपन ने? डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स इज द सेम एज, सिलेबस में नहीं है, 9 सेल जीई मैट्रिक्स। जनरल इलेक्ट्रिक करके कंपनी है, वो कंपनी ने रिसर्च करके बीसीजी के जैसा एक मैट्रिक्स बनाया था, उस मैट्रिक्स का नाम है 9 सेल जीई मैट्रिक्स। उसको हम डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए यूजुअली काम आता था कि प्रोडक्ट के ऊपर डिसीजंस कैसे लेना, कंपनी का डायरेक्शन कैसे सेट करना। ये सिलेबस के अंदर में नहीं है। Which of the following market structures would be commonly identified with FMCG products? FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि टूथपेस्ट, ऑयल, शैम्पू, और क्या, साबुन हो गया, सोप, जो भी चीज अपन रोज के जिंदगी में यूज करते हैं, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग, फटाफट फटाफट कंज्यूम करते हैं अपन। ये मोनोपोलिस्टिक होता है कंपटीशन, क्यों, क्या रीजन है? देखो, मोनोपोली तो सवाल ही नहीं आता इसमें, राइट, बिकॉज ये हर दूसरा कंपनी प्रोड्यूस करता है ये चीज है। साबुन कंपनी कितने हैं, बहुत सारे कंपनीज है। शैम्पू प्रोड्यूस करने वाले कितने हैं, पाउडर, क्रीम, कितने सारे लोग हैं। चॉकलेट्स आप खाते हो, कितने सारे लोग हैं। बिस्किट्स, कितने सारे लोग हैं, राइट। सो यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, मोनोपोली तो नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट परफेक्ट कंपटीशन? नहीं, परफेक्ट कंपटीशन कब होगा, जब दोनों लोग सेम टाइप की चीज परचेस कर रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है, ये लोग पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज में काम करता है। एक टाइप का बिस्किट उसी टाइप का रहेगा, दूसरे वाले में कुछ तो चेंजेस होते हैं, राइट। सो ये परफेक्ट कंपटीशन भी नहीं हो सकता, ये मोनोपोलिस्टिक हो सकता है। सभी लोग दौड़ रहे हैं एक ऐसी रेस में जहां पे वो चाह रहे हैं कि आगे जाके मैं अकेले ही वो रेस दौड़ूं। मतलब क्या, आज परफेक्ट कंपटीशन ही चालू है, बट परफेक्ट से हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक के रास्ते पे, कि आज ना कल मैं अकेला ही बचना चाहिए। सो अगर आप हाइड एंड सीक वाले को पूछोगे, वो बोलेगा नहीं, डार्क फैंटेसी और कुछ बनाता है, मैं और कुछ बनाता हूं, मैं मेरे मार्केट में अकेला हूं। बट एक्चुअल में देखा जाए, आपको हाइड एंड सीक बिस्किट नहीं मिल गया, आपको चॉकलेट बिस्किट खाने की इच्छा, आप डार्क फैंटेसी से भी काम चला सकते हैं, राइट। सो दे आर नॉट सेम, दे आर सिमिलर, उसकी वजह से वो मोनोपोलिस्टिक होता है। समझे क्या? हाँ, सामान सेम नहीं है, सामान अलग अलग है, हाँ, मोनोपोलिस्टिक। चलो, तुम लोग तुम्हारे बटन्स क्यों एक्टिवेट करते यार, मजा आता है। चलो, अ प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप दैट, अभी रुक जाओ, अपन बाद में साथ में हंसेंगे, हाँ चलो ध्यान दो। प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड, मार्केटेड थ्रू द सेम चैनल, परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन फॉर बीइंग सोल्ड टू द कस्टमर। तो प्रोडक्ट लाइन में ये सभी चीजें आ रही है। न्यू एंट्रेंट्स टू द इंडस्ट्री आर मोर लाइकली व्हेन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन इंडस्ट्रीज लो। मतलब क्या, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब एक ही प्रोडक्ट है, अलग अलग नहीं है, सिमिलर प्रोडक्ट्स है, तो इसमें एंट्री इजीली मिल सकती है क्या मार्केट में? हाँ, क्यों? रीजन बहुत सिंपल है, जब सिमिलर प्रोडक्ट्स है ना, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी वर्क नहीं करती, राइट। आपने एक ऐसा बिस्किट निकाला, उसका पेटेंट बना लिया, कोई नहीं निकाल सकता,
नहीं नहीं, आप उसका प्रोसेस का पेटेंट कर सकते हो, बट एंड रिजल्ट का पेटेंट नहीं कर सकते हो। वो तो बन सकता है ना, तो यहाँ पे इसके लिए बैरियर्स ही कम होते हैं ये इंडस्ट्री में, बिकॉज वो कॉमन सी चीज है, कोई भी बना सकता। ठीक है, चलो। दी मैनेजरियल टास्क of implementing strategy primarily falls upon the shoulders of managers, each attending to what needs to be done in their respective areas of authority and responsibility। कोई strategy implement करनी है, CEO का काम नहीं है, CEO का काम है strategy बनाना, objectives and goals बनाना। ठीक है, the strategy which concentrates around a production market is, मतलब niche मतलब क्या, कोई ऐसी चीज जो सिर्फ तुम कर रहे हो और कोई नहीं कर रहा है, नीश चीज कोई, समथिंग विच इज वेरी नीश इज समथिंग विच इज वेरी अनकॉमन, वेरी डिफरेंशिएबल, वेरी डिस्टिंक्ट। ठीक है, अगर आपको जितना ज्यादा प्रोडक्शन करना है, जितना ज्यादा मार्केट एक्वायर करना है, उतना ज्यादा आपको नीश प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। हमने एडीएल मैट्रिक्स में भी देखा है, आर्थर डी लिटल में, आर्थर डी लिटल ना, एडीएल, हाँ, उसमें भी देखा हुआ है। कॉर्पोरेशन विजन इज सेम एज ड्रीम। ड्रीम क्या है? विजन, जो मेरा लास्ट गोल है। ठीक है, चलो। नीश इज सिमिलर टू फ्लैंकिंग स्ट्रेटेजी, सिलेबस में नहीं है। नीश का मतलब क्या है? कुछ अलग करना जो लोग कॉपी नहीं कर सकते। फ्लैंकिंग का मतलब भी वो है कि फ्लैंक करना। फ्लैंक करना मतलब क्या? कुछ अलग करके दिखाना। अ सप्लायर ग्रुप इज पावरफुल इफ इट ऑफर्स यूनिक प्रोडक्ट। पोर्टर फोर्स देखा क्या? पोर्टर फोर्स में दो फोर्सेस थे, क्या? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर की बात हो रही है। अगर सप्लायर ने ऐसी चीज प्रोवाइड की जो और कोई नहीं दे रहा है, तो यू आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन हिम। वो जो प्राइस बोलेगा वो हमने देना है। ठीक है, तो ये पावरफुल कब होगा? जब वो ऐसी चीज दे रहा है जो और कोई नहीं दे रहा है। अ कंपनीज एक्चुअल स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव। मतलब क्या? रिएक्टिव मतलब क्या? मार्केट में कुछ हो रहा है, उसके अगेंस्ट हमने कुछ किया। प्रोएक्टिव मतलब क्या? हमने हमारे विजन के हिसाब से मार्केट में कुछ किया, उसके अगेंस्ट लोग रिएक्ट करेंगे। तो या तो मैं रिएक्ट कर रहा हूं या तो मैं प्रोएक्ट कर रहा हूं। पहले मैं स्टेप ले रहा हूं या तो फिर पहले किसी ने स्टेप ले लिया और मैं कुछ कर रहा हूं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना मार्केट में, राइट? चलिए, रीजन फॉर फेलियर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बी डिस्क्राइब्ड एज ओवर एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्स कॉम्पिटेंस। आपको लग रहा है आपका स्टाफ जो बहुत भारी है, बट एक्चुअल में उसको काम ही करने नहीं आता। फेलियर टू ऑब्टेन सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट, जो 99% केसेस में होता है। मतलब क्या? ऊपर जो लोग बैठे हुए 8-10 लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी बना दी, इंप्लीमेंट आप लोग करो। अब उन्होंने उतना काम कर दिया, बट उनका काम तो यहां चालू होता है कि उन्होंने इंश्योर करना कि आपने वो कंप्लाई करना चाहिए ना। फेलियर टू ऑब्टेन एम्प्लॉय कमिटमेंट, हमने पॉलिसी बना दी, एम्प्लॉय बोलता मेरे को फॉलो ही नहीं करना, अब क्या करोगे? वो पॉइंट भी तो होना चाहिए। तो इनमें से कुछ भी होता है तो आपका रीजन हो सकता है ये फेलियर का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी अपने बुक में कहीं नहीं है, बट एग्जाम में लगभग हर ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में आया हुआ है, पता नहीं क्यों। ध्यान दो, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, क्रिएटिंग अ न्यू मार्केट प्लेस वेयर देयर इज नो कंपटीशन। मतलब ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी ऐसा है, बहुत बड़ा डिमांड है मार्केट में, राइट? ओशन, बहुत बड़ा ओशन, बहुत बड़ा पानी है, बहुत ज्यादा पानी है, और यहां पे लोग ही नहीं है। आपको वहां पे पहला फिशरमैन बनना है और सभी के सभी फिशेस आप नहीं लेने हैं। ये बोलता है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। सो एक ऐसा मार्केट बनाइए जहां पे कंपटीशन ही नहीं है, जो हो आप ही हो, बट ये मार्केट अवेलेबल है क्या? नहीं, आपने इस मार्केट को आपने क्रिएट करना है, मतलब आपने वो ओशन बनाना है, ऐसी बात हो रही है ये। ठीक है, चलिए। स्ट्रेटेजी ऑफ टाटा ग्रुप इन इंडिया कुड बी व्यूड एज, दूसरी बार आया है, पहले भी आया था, कॉन्ग्लोमरेट। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज आर अवॉइड द रिस्क, रिड्यूस द रिस्क, रिटेन द रिस्क, कंबाइन द रिस्क। मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? दूसरा है ट्रांसफर द रिस्क, शेयर द रिस्क, हेज द रिस्क। अवॉइड रिस्क, आपको लग रहा है कि कोविड का एग्जांपल लो, आपको लग रहा है कि कोविड आएगा, हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा, हमारा बिजनेस बंद पड़ जाएगा। आपने क्या किया? आपने उस रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश की। मतलब आपने पूरी तरीके से इंश्योर किया कि हमने ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर लिया, ताकि हम उस चीज में घुसे ही नहीं, कि फेस टू फेस होगा, फेस टू फेस लोग आएंगे, चीजें परचेस करेंगे, कोविड फैल जाएगा, हमारे एम्प्लॉयज बीमार पड़ जाएंगे, हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, इसमें पढ़े ही नहीं। दूसरा, रिड्यूस द रिस्क। कैसे? आप आपके प्रीमाइसेस को सैनिटाइज करके रख दीजिए। आप ऑनलाइन जब बेच रहे हो चीजें, तब भी इंश्योर करिए सब प्रॉपर्ली कंप्लाई हो रहा है। रिटेन द रिस्क, आप में कैपेसिटी है, आप रिस्क ले सकते हो, रिटेन करिए अच्छे से उसको। ये क्या बोलते हैं अपन, उसको अच्छे से रिटेन करना। मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि आप उसको पकड़ के रखिए रिस्क को, उसको फेस करिए और उसको अपने स्ट्रेंथ से उसको सॉल्व करके आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट, कंबाइन द रिस्क। एक कंपनी को रिस्क है बिकॉज वो कम पैसा कमा रहा है, कोविड आकर उसको वाइप ऑफ कर जाएगा। कंपनी ने क्या किया? 2-3 कंपनी साथ में मिल गए, अब रिस्क ऑब्वियसली बढ़ जाएगा ना सब में। ट्रांसफर द रिस्क, मतलब आपका बिजनेस बेच दिया आपने,
कोविड आ गया, मैं चला नहीं पा रहा हूं बिजनेस, शायद लॉसेस हो जाएंगे, काम करो मेरा बिजनेस बेच देता हूं, वो दिमाग लगाते बैठेगा, ठीक है। शेयर द रिस्क, शेयर द रिस्क और कंबाइंड रिस्क लगभग सेम है। एंड हेज द रिस्क मतलब क्या, यहां से नुकसान हो रहा है, अगर एक बिजनेस में लॉकडाउन हो गया, चलो मास्क बेचना चालू करता हूं, यहां से नुकसान होगा तो यहां फायदा होगा ना। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा हेजिंग, ये वही कंसेप्ट है, ठीक है। बेस्ट टेस्ट ऑफ अ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी इज व्हेन एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एक्सीड्स द टारगेट, एटलीस्ट द टारगेट और एक्सीड्स द टारगेट, जो भी होगा चलेगा। नंबर 46, which one of the following does not seem to be an advantage of strategic management? डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट था एक्सपेंसिव, याद है क्या? एडवांटेज 5 थे, डिसएडवांटेज 4 थे। क्या थे एडवांटेजेस बताओ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्चार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा क्या था? असेसमेंट इज एनफोर्स्ड, फिर अंडरस्टैंडिंग मेजरिंग प्रोग्रेस, उसके बाद लास्ट क्या था? क्रिएट्स फुल ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव। इस साइड क्या था डिसएडवांटेज में? एक्सपेंसिव, दूसरा फ्यूचर इज अनसर्टन, उसके बाद लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, और क्या था? फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। पहला पॉइंट क्या था? एक्सपेंसिव, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस बाय मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ, दो वेरिएबल्स किसमें थे? बीसीजी में थे क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क, स्किल स्टाफ सिस्टम्स थे, सुपरविजन नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट करेक्ट, टारगेट्स आर फ्रेम्ड फ्रॉम विजन एंड मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टारगेट्स आर फ्रेम्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। हमने विजन मिशन से क्या बनाना है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव गोल से क्या बनाना है? परफॉर्मेंस टारगेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस स्ट्रेंथ में था, पढ़े ना पन्ने पॉइंट्स, इंसेंटिव मिल रहा है स्ट्रेंथ में था, फाइनेंशियली साउंड हो, रॉ मटेरियल सोर्स एट अ डिस्टेंस, बहुत दूर है, लाने में टाइम जा रहा है, लोग भी हमारे पहचान के नहीं है, प्रॉब्लम हो सकता है। एसबीयू स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सपीरियंस वन ऑफ द फॉलोइंग एज एन एडवांटेज, एसबीयू जो है इसके लिए खर्चा बहुत जाता है। अगेन डिसएडवांटेज ऑफ एसबीयू में पहला पॉइंट था हाई कॉस्ट, राइट। चलिए आगे, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस वॉर्स इन एन एयरलाइन इंडस्ट्री इंडिकेट्स दैट कॉम्पिटिटिव राइवलरी इन द इंडस्ट्री इज सीवियर। इंडिगो ने अपने फ्लाइट का रेट 200 रुपए से कम कर दिया, बाकी के फ्लाइट वाले भी, एयरलाइंस वाले भी अपना रेट 200 रुपए से कम कर देते हैं, लिटरली ये चीज होती है। तो जो प्राइस वॉर चल रहा है इसका मतलब कॉम्पिटिटिव राइवलरी ज्यादा है। कॉम्पिटिटिव राइवलरी मेरे ख्याल से सेकंड पॉइंट था पोर्टर्स 5 फोर्सेस का, याद आ रहा है क्या? 5 चीजें थी ना, कौन सा था? पहला थ्रेट ऑफ एंट्री, कॉम्पिटिटिव राइवलरी, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड सेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, राइट। BPR is redesigning the operational process. Which of the following, अच्छा ये प्रोसेस, हाँ प्रोडक्ट के ऊपर बात नहीं करता है। which one of the following are appropriate as a judicious mix for a product line which is a group of products? पहला they are closely related, group of products। दूसरा marketed to, अरे ये सेम पॉइंट देखा था ना अपन ने, परफॉर्मेंस सिमिलर फंक्शन, ये देखिए यहां पे था, रुको बताता हूं, एक सेकेंड ना, अभी पढ़ा था अपन ने, ये देखो, अ प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज, सेम चीज है, और यहां पे भी जो अपन ने अभी पढ़ा ये भी सेम चीज है। कहां गया? हाँ ये देखो, प्रोडक्ट लाइन सेम ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लाइन सेम ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, स्टार्टिंग में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड किया हुआ है सिर्फ, ठीक है। आइए नंबर 55, चलो ज्यादा नहीं है, 7 ही बाकी और धीरे से चलते हैं। The product market mix comprising of strategies of market penetration, market development, product development, diversification। अच्छा बीसीजी में क्या था? मार्केट ग्रोथ, मार्केट शेयर। प्रोडक्ट मार्केट मिक्स ऑफ अनसॉफ में क्या था? ये 4 पॉइंट्स। एडीएल में क्या था? 5 पोजीशन, डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल, वीक, और 4 स्टेजेस थे, एम्ब्रियोनिक, ग्रोथ, मैच्योर, एजिंग। याद आ रहा है क्या? ठीक है, सो ये अनसॉफ में। प्राइस फिक्सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम टेक्स प्लेस व्हेन, पहली बार प्राइस जब फिक्स करना है, जब हम नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, नए प्रोडक्ट, जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए जगह पे लेकर के जाते हैं। अ सर्विस दैट कंपनी बिड्स फॉर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, अलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया है उस समय पे भी, ठीक है। तो चारों केसेस में इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इज लो, इज हाई इन लो मार्केट इंडस्ट्री, दूसरी बार आया ये, सेम पढ़ा था। 58, which of the following statements can be closely related with the mission? It is definition of products, पहला पॉइंट पढ़ा ना अपन ने, डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा क्या था? टेक्नोलॉजी यूज, तीसरा क्या था? मार्केट सर्व, चौथा क्या था? नीड ऑफ कस्टमर्स, फिफ्थ क्या था? कंपिटेंसीज। याद आ रहा है क्या? पोर्टफोलियो एनालिसिस इज अ टर्म यूज्ड टू आइडेंटिफाई व्हाट स्ट्रेटजी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन एंड इंप्रूव वीक वन।
पोर्टफोलियो एनालिसिस में पहला क्या था, बीसीजी, दूसरा क्या था, आंसर, तीसरा क्या था, एडीएल। तीनों भी चीजें हमें क्या बताती है, हमारी पोजीशन का है, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, डॉग, या फिर कौन सा राइजिंग स्टार, या आंसर में भी हमारी पोजीशन चारों में से कहां है, उसके हिसाब से हमने इंप्रूव करना है। नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ मार्केटिंग, इट डिमिनिशेस पोटेंशियल एग्रीगेट डिमांड एंड दस रिड्यूसेस साइज ऑफ मार्केट। ये प्रोडक्शन का रोल है। पहला वाला देखिए, सस्टेनिंग इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मार्केटिंग से हो सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, मार्केटिंग से हो सकता है। न्यू टैलेंट, मार्केटिंग से हम लेकर के आ सकते हैं। 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट ऑफ विजन, इंटीग्रिटी है, रिस्क टेकिंग है, एक्सपेरिमेंटेशन भी पढ़ा है अपन ने, शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस याद है क्या, बट शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। ठीक है, लास्ट वन, कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ कंपनीज एसबीयू और प्रोडक्ट लाइन कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज, डोमिनेंट हो सकता है पोजीशन, ये स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, तीनों पढ़े ना एडीएल मैट्रिक्स में, बट वोलेटाइल नहीं पढ़ा हुआ है। कौन से थे, स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट, नहीं सॉरी, डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टीनेबल और वीक, वोलेटाइल कहीं नहीं था। ठीक है, आइए मॉक टेस्ट पेपर। 6 घंटे हो गए ना, 5 घंटे हो गए, चलो क्या ब्रेक ना, चलो लेट्स ब्रेक इट, खत्म करते ना ये पेपर को। जल्दी करो, मेरा लंच बाकी है। तुमने लंच किया क्या, नहीं किया, चलो अच्छी बात है, साथ में करेंगे। चलो लेट्स गो। देखिए पेपर पैटर्न तुमने देखा हुआ है क्या, ये करंट मॉक टेस्ट पेपर है तुम्हारा, दिसंबर 19 का और दिसंबर 2022 का मॉक टेस्ट पेपर एज इट इज है, कॉपी पेस्ट, अगर तुमने देखा होगा तो एज इट इज कॉपी पेस्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि इसके पहले ऑफलाइन में जब एग्जाम्स हुआ करते थे तब जो पेपर पैटर्न फॉलो हुआ था वही सेम पैटर्न पेपर फॉलो होने वाला है, हालांकि इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, इंस्टीट्यूट खुद भी नहीं दे सकता। ठीक है, चलो सो लेट अस जस्ट चेक फर्स्ट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट कितने मार्क्स का आएगा, 70, स्ट्रेटेजी कितने मार्क्स का आएगा, 30, दोनों सेक्शंस अलग अलग होंगे। आपने ओएम का एक क्वेश्चन लिख दिया, एसएम का एक क्वेश्चन लिख दिया, तो आपको अगला टाइम देना पड़ सकता है। ठीक है, चलो इसका मतलब है अलग अलग लिखने हैं, पहले एक सेक्शन फिर दूसरा सेक्शन। ठीक है, चलो देखिए एमसीक्यू दिए हुए हैं कितने मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए, पहला वाला ओएम के अंदर। उसके बाद देखना मैच डी फॉलोइंग दिया हुआ है लगभग 6 मार्क्स का, 16 मार्क्स तो ये हो गए, फिर और 6 मार्क्स के क्या दिए हुए, ट्रू और फॉल्स। कोई स्टूडेंट यहीं पास हो जाएगा और कुछ पेपर अटेम्प्ट करने की जरूरत भी नहीं है, इतना भी काफी है। कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, देखो 22 मार्क्स हो गए ना, चलो 22 मार्क्स तो ये हो गए। उसके बाद देखो आगे आपको 8-8 मार्क के 2 क्वेश्चन दिए गए, 16 मार्क। अच्छा जोक ऑफ द डे, ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है, आज पढ़ा अपन ने ना, 3 मशीन रिक्वायर्ड है, 8 मार्क के लिए पूछा हुआ है, याद आ रहा है ये क्वेश्चन। ये देखो अ डिपार्टमेंट वर्किंग 8 आवर्स अ शिफ्ट 250 डेज, तीनों डिमांड, इनको मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ आवर्स, मेरे पास कितने आवर्स अवेलेबल है, डिवाइड करेंगे। ये देखो यहाँ पे दिखाता हूं, ये देखो अपन ने किया 5100 और एक्चुअल अपने पास अवेलेबल कितने हैं 2000, कितने मशीन लगेंगे 2.5 है, राउंड ऑफ करेंगे 3, 8 मार्क के लिए पूछा है ये, एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में इतने मार्क्स के लिए नहीं पूछेंगे। चलो अच्छा थ्योरी देखो, कैपेसिटी प्लानिंग के ऊपर थ्योरी है 8 मार्क की, पढ़ते हैं आंसर को, रुको। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, ये 6 मार्क्स का है और ये 10 मार्क्स का है। उसके बाद अच्छा 10 मार्क्स क्यूइंग का क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसका वेटेज 4 मार्क का भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अच्छा और एक चीज आपको बताता हूं, ये पेपर में नहीं हुआ है शायद, इसके 1-2 अटेम्प्ट पहले हुआ था, ऐसा ही एक बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था शेड्यूलिंग के ऊपर, शायद से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है शेड्यूलिंग के ऊपर, मॉक टेस्ट पेपर में 10 मार्क का, सेम एज इट इज सेम, एक भी अमाउंट इधर का उधर नहीं, एक भी वर्ड इधर का उधर नहीं, सब कुछ सेम, एग्जाम में 3 मार्क के लिए। तो ऐसा भी होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 मार्क का आप खुश हो जाओगे, इतना लिख के आऊंगा 10 मार्क मिल जाएंगे, एग्जाम में 3 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, असाइनमेंट है, ये क्वेश्चन आज देखा अपन ने, कैप्सूल में भी सॉल्व किया हुआ है, कितने मार्क्स को है, 10 मार्क्स को। ये देखो ये अपन ने लाइन बैलेंसिंग में देखा 6 मार्क के लिए। उसके बाद ये देखो डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल, वापस से 6 मार्क के लिए। और उसके बाद ये देखो ब्रेकडाउन, ये वाला सेम किया था अपन ने 4800 4300, आज चेक किया ना अपन ने आंसर, देखो 10 मार्क के लिए पूछा गया। यहां पे ओएम खत्म होता है मेरे ख्याल से, बराबर। फिर एसएम, एसएम के अंदर में देखो एमसीक्यूज 6 एमसीक्यूज 6 मार्क्स। उसके बाद आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग,
अब देखिए यहां पे स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज 6 मार्क का रिलेशनशिप बताओ, डिफरेंस बताओ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और वो इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी 6 मार्क के लिए। ऐसा अगर पेपर आ गया ना तो तुम सच में अच्छे से लिख पाओगे, क्योंकि समय बहुत मिलेगा, बिकॉज क्वेश्चन नंबर कम है और मार्क्स ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद विजन का मतलब क्या होता है और बेनिफिट्स ऑफ विजन, दोनों मिला के 12 मार्क्स सिर्फ विजन के ऊपर। अपने को तो सब पॉइंट याद है। ठीक है, पॉइंट्स देखते ना, रुको ना। उसके बाद 4 मार्क के लिए आपको 3 शॉर्ट नोट लिखने हैं, टोटल 12 मार्क्स, जिसमें बॉस्टन मैट्रिक्स है, मार्केट पेनिट्रेशन है, बीपीआर है, एनवायरमेंटल एनालिसिस है। ये इस टाइम का आपका मॉक टेस्ट पेपर है। आइए फटाफट से गो थ्रू करेंगे। चलो एमसीक्यू देखते हैं पहले। एमसीक्यू देखते हैं पहले। पहला एमसीक्यू देखिए, दिस प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन हायर वॉल्यूम्स आर देयर ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। रिपीटेटिव, सेट करो, कंटिन्यूस चालू रखो। उसके बाद which of the following is not a method of solving assignment। कंप्लीट एन्यूमरेशन है, हंगेरियन तो अपन ने सॉल्व किया हुआ है, सिंप्लेक्स भी है, थ्योरी में देखो लिखा हुआ है, पढ़ा है अपन ने कैप्सूल में, नेचुरल मेथड नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एलएलपी, लीनियर एलपीपी ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन अ प्लान फर्स्ट, दैट इज सेट एन ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, और उसको कॉन्स्ट्रेंट दिया गया है, कितने टाइम में करना है, कितने क्वांटिटी के साथ करना है। ठीक है, sustainable competitive advantage in the market can be achieved through, देखो line balancing is not a technique to achieve sustainable competitive advantage। competitive advantage मतलब क्या, आप जो कर रहे हो और कोई नहीं कर रहा, मुझे बताओ। लाइन बैलेंसिंग है, सभी लोग करते होंगे, सभी के पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, और लाइन बैलेंसिंग से आपका लोड मैनेज होगा, उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, उससे आपका कॉम्पिटिटिव एज नहीं आएगा। सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, आप आपका रिसोर्सेज सेव कर सकते हो, बैच प्रोडक्शन से भी आप क्रिएटिव चीजें ऐड कर सकते हो। बट जेआईटी जो है जस्ट इन टाइम, इससे क्या होने वाला है, आपका कॉम्पिटिटिव एज बढ़ सकता है। बाकी लोगों को खर्चा जा रहा है एक्स्ट्रा, क्यों, वो लोग पहले से मटेरियल लाके स्टोर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, जब जरूरत है तब मटेरियल लेकर के आ रहे हो, तो आपका कॉस्ट बचता है। मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशन एनहांसेस फर्म्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब क्या, एक शिफ्ट में काम करोगे, कैपेसिटी जितना कम यूज कर पाओगे उतना ही होगा। मतलब अगर आपका मशीन दिन में 24 घंटा काम कर सकता है, एक शिफ्ट काम कर रहे हैं 12 घंटे की, तो मशीन कितने घंटे काम करेंगे, 12, बट आपका मशीन का यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाएगा अगर आपके मल्टीपल शिफ्ट्स हो जाएंगे एम्प्लॉइज के बेसिकली। ठीक है, उसके बाद नंबर 6, इन एलएलपी feasible solution, what is feasible solution, it is your final answer जो possible है, it is any solution that also satisfies the non negative restrictions of the general LPP problem। see, जो भी आपका LPP का आंसर है, जो भी आंसर है, वो जो इक्वेशन अपन ने बनाया उसमें फिट बैठता है, वो फिजिबल सॉल्यूशन है, बट विद अ कंडीशन। कंडीशन क्या है, रिस्ट्रिक्शंस में अपन ने ऐड किया था एंड में, नॉन नेगेटिविटी क्लॉज, ये उस नॉन नेगेटिविटी की बात कर रहा है। ठीक है, इट इज द बेसिस फॉर अ डिसीजन रिगार्डिंग कैपेसिटी प्लानिंग, रिगार्डिंग फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, डिजाइन ऑफ वर्क, प्रोसेस प्लानिंग, 3rd चैप्टर में पढ़ा है। नंबर कितना, 8। हाँ ये देखो, ये भी अपन ने आज पढ़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीक्वेंसिंग ऑफ अ सिंगल फैसिलिटी। रुको दिखाता हूं, सिंगल फैसिलिटी कहां है, ये लाइन बैलेंसिंग में, एक सेकंड, कहां गया लाइन बैलेंसिंग, आज मैंने ये मार्क करवा के दिया तुमको, इसके लिए दिखा रहा हूं अलग से, 1 सेकंड। एग्जाम में ये आने के चांसेस है। कहाँ लाइन बैलेंसिंग में देखा ना, ये लाइन बैलेंसिंग नीचे था ना, ये ऊपर था, अरे कहाँ था, पेज नंबर है क्या, रुको रुको शायद मिल गया, अरे इसमें भी नहीं है, शेड्यूलिंग में था क्या, ये देखो, सीक्वेंसिंग रूल्स फॉर अ सिंगल फैसिलिटी, क्या क्या है, फीफो है, एसपीटी है, एमडीडी है, लीफो है, एसएसआरओ है, डीएसआरओ है, एलपीटी है क्या, एलपीटी नहीं है, ये देखो यही चीज ये बोल रहा है। सो एसएसआरओ है, डीएसआरओ है, एमडीडी है, एलएफटी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन एमटीपी में है बट ये क्वेश्चन बिट्स में नहीं था, तो ये क्वेश्चन भी कंपैरेटिवली आपको एक बार देख के जाना है। मोस्ट ऑब्वियस रीजन फॉर प्रोडक्ट डिजाइन इज टू ऑफर न्यू प्रोडक्ट्स टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट।
Operations management is concerned essentially with the utilization of resources. Utilization of resources का मतलब क्या है? Maximum effect यानी कि maximum profit, maximum sales, minimize loss और minimize under utilization, minimize wastage. ये सब minimize करो, बाकी सब चीजें maximize करो. ठीक है? अच्छा, आ जाओ match the following में. आंसर पे आता है डायरेक्ट. रुको, हाँ ये देखो. MRP2 मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग. साइकिल टाइम, लाइन बैलेंसिंग, साइकिल टाइम, टोटल साइकिल टाइम पढ़ा ना अपन ने आज. इंप्रूव्ड मैट्रिक्स किसमें बनाएंगे? जॉब एलोकेशन में. ठीक है. रिपीटेटिव फोकस प्रोसेस स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी वाले चैप्टर में था. बॉटलनेक कब आता है? जब आपका लेआउट बराबर से नहीं बनता, आपके लेआउट में एक बॉटलनेक है. और डीजनरेट आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी था और एलपीपी में भी आता है. अगर ट्रांसपोर्टेशन दिया गया तो ट्रांसपोर्टेशन सेलेक्ट करना है. ठीक है. चलिए उसके बाद आइए ट्रू और फॉल्स. True or false? So, life cycle of a product has many points similar to the human life cycle. Yes, पढ़ा हुआ ये तो पन्ने. LPP program has two parts, objective and constraint. Most widely used index of productivity is work out the output per machine hour. नहीं, per machine is not common. Whatever is there, machine hour हो सकता है, man days हो सकता है, capital employed हो सकता है, number of material use हो सकता है, whatever. So ये false है. 4 देखिएगा, प्रोडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच इनपुट इज रिक्वायर्ड टू अचीव गिवन आउटपुट. ठीक है. आउटपुट अपॉन इनपुट था. वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ गैंट चार्ट इज दैट इट डज नॉट क्लियरली इंडिकेट द डिटेल्स रिगार्डिंग प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज. ये मैं आपको कल समझा दूंगा. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंश्योर्स ग्रेटर सेफ्टी टू दी वर्कर्स. ये भी आज अपन ने पढ़ा हुआ है. ठीक है. आपने एक चीज अगर रियलाइज की होंगी, ये मॉक टेस्ट पेपर में सीपीएम पर था ही नहीं. इसके बेसिस पे समझ सोचने एग्जाम में नहीं आएगा. सीपीएम पर्ट का वेटेज 10 मार्क है. नहीं, कितना 10 मार्क है तो लगभग 5 मार्क का क्वेश्चन तो पक्का आएगा रिकमेंडेड वेटेज के हिसाब से, या तो एमसीक्यू वगैरह में या तो एक प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. चलिए आइए लेट्स गो. व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी प्लानिंग? लेट अस डिस्कस इट इन ब्रीफ एंड आल्सो डिस्कस द टाइप्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग. देखिए जो पॉइंट्स हमने पढ़े क्या वही है कि हम उतना देखेंगे सिर्फ. कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर में आपको पैराग्राफ फॉर्म में एग्जाम में आंसर नहीं लिखना है, आपको पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है. हो सके तो कीवर्ड भी अंडरलाइन करना है. अगर आप श्योर नहीं हो कि आपने जो लिखा है वो सही है या जो कीवर्ड्स आपको सोच रहे हो वो सही है तो कीवर्ड्स मार्क नहीं करना है. ठीक है. चलो कैपेसिटी प्लानिंग में देखिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ operations and production department. Objective of capacity management is planning and controlling the capacity to match level of operations to level of demand. Supply और demand को match करना. ये supply और demand वाला point अपन ने पढ़ा हुआ है. उसके बाद capacity is helping you to find out answers to few questions. What kind of capacity is needed, how much capacity is needed or when it is needed. उसके बाद capacity is carried out with future growth and expansion. ठीक है. Capacity is usually expressed in volume of output per period of time. उसको हमने ये भी दिया था ना क्या, प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी पर आवर ऑफ द फैसिलिटी. इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग. कस्टमर डिमांड पढ़ा हुआ, ये चार्ट बना के दिया था. कॉस्ट एफिशिएंसी, शेड्यूलिंग सिस्टम. इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट. प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ये दो टाइप का है, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग, शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग. लॉन्ग टर्म जो होता है मोर देन 2 years है और ये किस लिए काम आता है? न्यू फैसिलिटी परचेस करने के लिए. शॉर्ट टर्म किसके लिए? वर्कफोर्स साइज चेंज के एक्सेट्रा. शॉर्ट टर्म के ऊपर एमसीक्यू भी था बिट में. ठीक है. चलिए कैपेसिटी रिफर्स टू मैक्सिमम लोड ऑन ऑपरेटिंग यूनिट ऑफ अ हैंडल. देखिए सब उतनी कीवर्ड्स है. ये कीवर्ड्स आपको देखो, ये तो कीवर्ड्स हमने पन्ने याद ही किए हुए हैं, ये भी अपने को पता है. ये जो बीच का मसाला है वो आपने अच्छे से वहां पे फ्रेम करके लिखना है. फॉर्मूला है कैपेसिटी का, वो भी लिखना है. उसका एक सेंटेंस था प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी पर आवर, वो भी लिखना है. ठीक है. उसके बाद ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, आज डिस्कस किया अपन ने. इसको अपन ने कैप्सूल में सॉल्व भी किया हुआ है. जो यूनिट्स दिए हुए हैं पर यूनिट का टाइम दिया हुआ है, आप टोटल टाइम निकालिए, उसका ग्रैंड टोटल ले लीजिए. फिर आपके पास अवेलेबल कितना समय, 8 घंटे दिन में. कितने दिन अवेलेबल है? 250 दिन. सो कितना समय चाहिए और कितना अवेलेबल है, तो कितने मशीन लगेंगे? 3 मशीन. 2.5 मशीन हो सकते क्या? नहीं, या तो 2 या तो 3. तो अगर 2 ले लिए तो 0.5 वाला काम नहीं होगा ना, तो हमें 3 मशीन लेने पड़ेंगे. ठीक है. चलो उसके बाद देखिए आगे प्रोसेस डिजाइन और सिलेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है. इसके ऊपर भी आप देखोगे प्रोसेस डिजाइन के ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था. आपको आउटपुट कितना चाहिए, आपको जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके का है, मशीन कौन से चाहिए आपको. ये जो मशीन होने वाले हैं वो स्पेशल पर्पस के लिए है या हर जगह के लिए काम आएंगे. मशीन का कॉस्ट कितना है, लेबर स्किल्स को से हाई स्किल्ड लेबर एक्सेट्रा कैसे है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए टोटल पैसा कितना लगने वाला है, कैपिटल इंसेंटिव है, लेबर इंसेंटिव है,
उसके बाद मेक और बाय डिसीजन, रॉ मटेरियल आप परचेस करोगे या रॉ मटेरियल आप बनाओगे, और आप मटेरियल को हैंडल कैसे करने वाले हो, ये सभी चीजें हमें समझने की जरूरत है अगर मुझे प्रोडक्ट डिजाइन और सिलेक्शन समझना है तो। ठीक है, उसके बाद क्यूइंग के ऊपर एक क्वेश्चन है, मैं उस पर सॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी, क्यूइंग के ऊपर एक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो एवरेज टाइम एक्सेट्रा लैम्बडा दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, उसके ऊपर का कैलकुलेशन है। ठीक है, अच्छा ये इतना कैलकुलेशन 10 मार्क के लिए यहाँ बोला है, एग्जाम में 10 मार्क के लिए इतना नहीं आएगा, ये 2 मार्क के लिए आएगा अगर आया तो। ठीक है, हाँ उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, असाइनमेंट वाला, मैक्सिमाइजेशन है मिनिमाइजेशन है, बैटिंग पोजीशन वाला क्वेश्चन आज देखा अपन ने, मैक्सिमाइजेशन था तो इसको पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है, ये मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया, उसके बाद रो ऑपरेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे कॉलम ऑपरेशन करेंगे, कॉलम ऑपरेशन के बाद नॉट ऑप्टिमल है 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, ऑर्डर कितना है 5, फिर हमने क्या किया वो जो प्रोसेस था इंप्रूव्ड मैट्रिक्स बना लिया और फिर जीरो सिलेक्ट कर लिए और फिर फाइनल असाइनमेंट निकाला। फाइनल असाइनमेंट मेन क्वेश्चन से निकालना है मैक्सिमाइजेशन वाला। ठीक है, बस इतना सही करना है। अच्छा इन्होंने तो यहाँ पे नोट्स भी नहीं लिखे हुए कि हमने इंप्रूव्ड मैट्रिक्स बनाया ये किया वो किया, अपन ने नोट्स भी देखे हुए हैं, मैंने आपको रेगुलर क्लास में नोट्स लिख के दिए क्या क्या डालना है बीच में। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, वैंडास कार वॉश, याद है क्या कैप्सूल में एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करके करवाया था ये क्वेश्चन, क्या हाँ कहाँ देखा तुमने कैप्सूल, हाँ स्टूडेंट का नाम बताओ किसने बोला था ये क्वेश्चन, क्या देखो उसमें भी अगेन लैम्बडा है, सर्विस रेट निकाला था अपन ने, नंबर ऑफ काज, ये एज इट इज क्वेश्चन किया हुआ अपन ने, एज इट इज क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन सीपीएम पट, अच्छा एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन आया तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे या पैराग्राफ वाइज लिखोगे, जैसे लिखना है लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखना है तो लाइन छोड़ के लिखना अलग अलग पॉइंट के लिए, या फिर पहले एक लिखना है बाद में दूसरा लिखना तो भी लिखो, दिस इज मच बेटर, दिस इज मच बेटर। इवन इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर जो जाएगा आपके एग्जामिनर के पास वो भी इस तरीके से जाने वाला है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये ब्रेकडाउन वाला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। आपको ब्रेकडाउन्स दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है, प्रोबेबिलिटी निकालिए, एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन निकालना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है जो ब्रेकडाउन का कॉस्ट है, आपको 4778 कॉस्ट आया था, ये भी आज देखा है अपन ने, उसमें अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हो 1500 रुपए का तो आपका ब्रेकडाउन एक तक आ जाता है एक साल में, उसका कितना खर्चा लगेगा 2800, सो ये ऑटोमेटिकली फिजिबल है फाइनेंशियली। सेम क्वेश्चन था आज पढ़ा अपन ने। ठीक है, आइए एसएम का एमसीक्यू, पहला मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ, राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डी में देखिए स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी, स्टाफ, स्किल, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यूज, सुपर ऑर्डिनेट गोल, ये तो नहीं था सुपर ऑर्डिनेट गोल, दूसरा चेक करो कौन सा दिया हुआ है, देखो यहां पे सुपरविजन नहीं था, सिंडिकेशन नहीं था, बराबर, ये स्टीयरिंग पावर भी नहीं था, ये भी एक्चुअली नहीं था, तो आंसर ई आना चाहिए, बट इन्होंने डी दिया हुआ एग्जाम में, इसमें पेपर में। चलो एसबीयू इज डिफाइंड एज डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच विल हैव बेटर कंट्रोल, व्हाई, बिकॉज इंडिविजुअल बिजनेस के लिए इंडिविजुअल एसबीयू, इंडिविजुअल सीईओ, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन लो रिटर्न में कितना है, हाई है, अभी पढ़ गया अपन। आंसर क्या बोलता है, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। एक्ट्रेस इन बॉलीवुड, प्रिटी फेसेस, स्ट्रेटेजिक एसेट, एक्ट्रेस इन बॉलीवुड, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, कोर कंपिटेंसी, कॉर्पोरेशंस विजन इज सेम एज ड्रीम। ये तो सब क्वेश्चंस बिट में से ही थे। चलो स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बताइए मुझे, समझाइए। स्ट्रेटेजी का मतलब, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब, मुझे बताओ हर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा क्या, नहीं। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना मतलब क्या, आप जो चीज कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, कौन सी चीज कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, उससे जरूरी है क्या कि उससे कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा, दूसरे लोग वो नहीं कर रहे होंगे, सेम चीज और भी कोई इंसान कर रहा है, या आपकी स्ट्रेटेजी थी आपको लगता है यूजफुल है बट वो यूजलेस है, उसका काम ही नहीं है कुछ, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, सो उसका मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और स्ट्रेटेजी डायरेक्टली रिलेटेड है क्या, नहीं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। आइए चेक करते हैं। A company achieves competitive advantage when it provides buyer with superior value when compared to rival companies offering same value at a lower cost. Advantage is sustainable if it persists despite best efforts of the competitors. मतलब हम इस कंपटीशन को हमेशा रोक के रख सकते हैं, हम हमारे हिसाब से आगे चीजें कर सकते हैं। A company's strategy is action plan. देखो कंपनी का स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान, बट ये एक्शन प्लान हमारे लिए हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे किसी को, फॉर आउट परफॉर्मिंग इट्स कंपनी एंड अचीविंग सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद इन इफेक्ट इट रिप्रेजेंट्स अ मैनेजरियल कमिटमेंट फॉर एन इंटीग्रेटेड एरे ऑफ कंसिडर्ड चॉइसेस, कि कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करना है, कॉम्पीट कैसे करना है राइवलरी के साथ, मार्केट पोजीशन कैसे अचीव करना है,
मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, कैपिटलाइज कैसे करना है चीजों को, और कंपनी के टारगेट को अचीव कैसे करना है, ये स्ट्रेटेजी बताता है। कॉम्पिटिटिव एज का मतलब क्या है, हम ऐसी कोई चीज कर रहे हैं जो हमारा कॉम्पिटिटर नहीं कर पा रहा है उतने कॉस्ट में जितने में मैं कर रहा हूं, तो इसके लिए लोग मुझे मेरा प्रोडक्ट ज्यादा प्रेफर करेंगे। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आइए, इंपॉर्टेंस याद है क्या अपन ने पढ़ा है, डिस्कवर स्ट्रेंथ वीकनेस, डिस्कवर SWOT याद है क्या, SWOT पढ़ा, डिस्कवर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, इंप्लीमेंट चेंजेस, प्रोवाइड मिशन, प्रोवाइड डायरेक्शन, बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन विच विल हेल्प यू टू ग्रो। पढ़ा ना अपन ने, याद नहीं आ रहा क्या, रुको याद करवाता हूं, नहीं मैं याद करवाता हूं, रुको, अरे नहीं, अरे मैं कहां याद ढूंढ रहा हूं, SM में था ना ये, मुझे कहां से, मैं क्यों याद रखूं, क्या जरूरत है मुझे याद रखने की, मैं पास हो चुका हूं, तुमको पास होना है, किस चीज की, मिलेंगी एक दिन मिलेंगी, ठीक है। अरे क्या ढूंढ रहा था मैं, हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ SM, ये देखो, डिस्कवर SWOT, डिस्कवर ऑब्जेक्टिव गोल्स, प्रोवाइड विजन, प्रोवाइड डायरेक्शन, इंप्लीमेंट चेंजेस, बिल्ड एंड ग्रो, यही पूरी चीज यहां दी हुई है, ये देखो, ठीक है। अब ये तो ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो लिखना पड़ेगा ना, उसका डेफिनेशन देखो दिया हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड अडॉप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन, allocation of resources to carry out those goals. Strategic management includes understanding current position of the organization and making choices for the future. Strategic management is a continuous process. ठीक है, आइए, what do you mean by strategic vision and what are the benefits of having a good vision? लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, बस इसके बाद और एक क्वेश्चन है, चलो। स्ट्रेटेजिक विजन, अरे पढ़ा हुआ है, ये सब पॉइंट्स अपने को पता है, वही है, आओ देखते हैं। देखो, विजन इज स्टेटमेंट ऑफ द फ्यूचर, राइट, कंपनी के फ्यूचर के बारे में बताता है। उसके बाद 3 एलिमेंट्स है, फॉर्मिंग अ मिशन, यूजिंग द मिशन स्टेटमेंट एज अ बेस फॉर लॉन्ग टर्म पार्ट एंड कम्युनिकेटिंग इट, तीनों पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ये देखिए यहां पे, क्या हो गया, ये देखो 3 एलिमेंट्स, फ्रेमिंग मिशन, लॉन्ग टर्म पार्ट, क्लियरली कम्युनिकेटिंग इट, और ये स्टेटमेंट ऑफ द फ्यूचर, लॉन्ग टर्म, ये दोनों पॉइंट्स देख लिया। उसके बाद इट हैज इंपॉर्टेंट पर्पसेस, देखो पर्पस भी डाला हुआ है खुद से विजन के अंदर में, बिकॉज 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो नहीं डालना पर्पस, अदरवाइज पर्पस डालना है। पर्पस में क्या है, प्रोवाइड डायरेक्शन, tells us when to change, helps to create passionate environment, creates creativity and promotes entrepreneurship। देखो वही है क्या, प्रोवाइड डायरेक्शन, चेंज कब करना है बताएंगे, पैशनेट एनवायरमेंट, क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ गुड विजन, क्या है, इंस्पायरिंग है, जंप अहेड, शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस, कॉम्पिटिटिव है, एक्सपेरिमेंटेशन है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, इंटीग्रिटी है। देखो वही चीजें है क्या, इंस्पायरिंग है, उसके बाद जंप अहेड, उसके बाद शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस है, उसके बाद क्या है दूसरा, गुड विजन आर कॉम्पिटिटिव, इट फोस्टर्स एक्सपेरिमेंटेशन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, और इंटीग्रिटी है। ठीक है, चलिए आइए, एनवायरमेंटल एनालिसिस, शॉर्ट नोट, चलो शॉर्ट नोट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स या एनवायरमेंटल एनालिसिस इंटरनल भी करेंगे, एक्सटर्नल भी करेंगे, राइट। सो बोथ इंटरनल एक्सटर्नल, क्यों करना है, चेंजेस समझने हैं, जिससे प्रेजेंट और फ्यूचर का थ्रेट क्या समझना है, और अपनी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस समझनी है। दूसरा क्या है, BCG, सर मैट्रिक्स ड्रॉ करूंगा क्या एग्जाम में, समय है करो, नहीं है तो मत करो, उससे एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे करने से, बट हाँ अगर आप कुछ तो सर्कल ड्रॉ करके आओगे जो स्क्वायर दिखेगा ही नहीं, कुछ तो भी दिखेगा, तो मार्क्स कटेंगे जरूर। ठीक है, अच्छे से पेंसिल से प्रॉपरली क्या नीट एंड क्लीन तो करो, और उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पूरा। ठीक है, मैं इसको नहीं रिवाइज करवा रहा हूं, अपन ने पढ़ा हुआ है 2-3 बार। उसके बाद दूसरा क्या है, आंसॉफ, आंसॉफ के अंदर में देखो आपको क्वेश्चन पूछा गया मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन कब करेंगे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, तो ये भले पूरा ड्रॉ करो, एक्सप्लेन क्या करना है, सिर्फ ये वाला पार्ट, 3 मार्क का ही है ना, तो मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है, बस उसको एक्सप्लेन करेंगे। और फिर BPR दिया हुआ है, क्या है BPR, एक और बार हो जाए, फंडामेंटल, कहां है फंडामेंटल रीथिंकिंग, लिखा नहीं इन्होंने, गलत है ना, मार्क कट करेंगे अपन। चलो, रेडिकल चेंज नहीं, फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन, और उसके बाद क्या है, रीआर्किटेक्टिंग दी प्रोसेस, रेडिकल चेंज लाना है, रीटूलिंग करना है, रीऑर्केस्ट्रिंग करना है। ठीक है, ये एग्जांपल दिया हुआ, वो लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको BPR एक्सप्लेन करना है प्रॉपर। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल आफ्टर टुमारोज लेक्चर। नहीं कल, अरे कल अटेंड करना याद से जितना पॉसिबल हो सके, रिकॉर्डिंग में तो पक्का देखना। जो लोग मैराथन देख रहे हो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में, आप मेक श्योर करना